औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे उम्मीद भी है, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कल से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आप उसमें एक्सेल करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में पेपर हो भी जाएंगे इस बार। कोई नया मसला नहीं आएगा या किसी को एकदम से जुनून नहीं चढ़ेगा कोई कंपेन करने का पेपर खत्म करवाने के लिए। खैर, कीपिंग दैट असाइड, द रियल थिंग इज के ये वीडियो हम लोग 30 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं 2021 के लिए। कोई अगर कल को आपसे कुछ साल के बाद कोई लॉ का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखता है तो उसके लिए मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि यार ए लेवल लॉ का जो हमारा सिलेबस है उसमें कुछ अपडेट्स आई हुई है। मैंने अभी चेक नहीं की 2023 के लिए जो अपडेट्स आई हुई है, यानी उसके पेपर पैटर्न की अपडेट्स। तो हो सकता है तब आपका पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो, तो इसको उस वक्त मैं इस तरह की कोई नई वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। उससे पहले के पेपर पैटर्न के लिए वीडियो इंशाल्लाह कारामद होगी, फायदेमंद होगी और हम इसमें कोशिश करेंगे कि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो पेपर पैटर्न के ऊपर है, क्योंकि इसको भी मैं डिस्कस भी करूंगा कि ए लेवल में कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की और कितना इसमें स्टूडेंट्स जो है उसको गलत कर बैठते हैं जिससे उनके मार्क्स खराब होते हैं। खैर, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगा कि यार इस वीडियो के बाद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ अगर आपके जहन में आती है, आप चाहते हो किस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, जिनके कल पेपर है, जिन स्टूडेंट्स का पेपर 1 अक्टूबर को है, वो मुझे कोशिश करें कि आज इसके बाद मेरा नंबर अवेलेबल होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर दें या मुझे इसी यानी कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, फेसबुक पे मुझे अप्रोच कर लें, मेरे पेज का लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन सिर्फ वही अभी करें जिनका कल पेपर है, क्योंकि मेरे पास पर टाइम बहुत कम है, रिस्ट्रिक्टेड टाइम का इशू है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी सबको जिस जिस तरह हमारे और पेपर्स आएंगे ना, मैं इस तरह उनको भी यानी कि वो करता जाऊंगा। लेकिन ये कि जिनका अभी कल पेपर है ना, पहले वो मुझे यानी जिनका उनमें से किसी को कोई चीज़ की हेल्प चाहिए तो मुझसे उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। स्टार्ट करने से पहले देखो यार, इस चीज को ना जहन में रख के स्टार्ट करो इस डिस्कशन को, क्योंकि आप लोगों ने आगे भी ये वीडियो देखनी है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं देख रहे जिनने कल पेपर अटेम्प्ट करना है, कई ऐसे भी देखेंगे जो शायद इनके पास तैयारी के लिए 2-3 महीने अभी पड़े हों। जब भी आप ए लेवल की तैयारी करो फॉर एनी ए लेवल सब्जेक्ट, इस चीज को जहन में रखना कि आपका पेपर पैटर्न बहुत मैटर करता है। हमारा मसला ये, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इसमें कोई वो नहीं समझता, बल्कि मैंने ये गलतियां शायद आप लोगों से ज्यादा की हैं। हम लोग जब ओ लेवल देते हैं ना या आईजीसीएसई देते हैं, हमारे जहन में होता है क्योंकि उसमें पैटर्न्स के इतने इशू नहीं होते। इवन अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में आईजीसीएसई के अंदर, ओ लेवल के अंदर थोड़ा बहुत पैटर्न पे गलती करते हो ना, इट्स ऑल राइट, वो इतना उसको मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आपकी सिर्फ नॉलेज, उसमें मोस्टली नॉलेज चेक कर रहा होता है, एनालिटिकल स्किल्स चेक कर रहा होता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के हैं उनको पता है कि वो ना यानी ओ लेवल आईसीएस में हमें पता होता है कि यार जो जेन में है बस लिखते हो, हमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना, आंसर को स्ट्रक्चर नहीं करना, बस हमने लिखना है और मार्क्स भी आ जाते हैं इसमें। यानी इस तरह नहीं है कि मार्क्स नहीं आते, ओ लेवल में आ जाते हैं। मसला क्या होता है जब हम ए लेवल में ट्रांजिशन करते हैं, स्पेशली लॉ जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे आपकी मार्किंग स्कीम्स बहुत डिटेल्ड है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ यानी हमने जब प्रिपरेशन की, हमने वो की थी, वो लास्ट नाइट डिस्कशंस की थी पिछले मई जून 2021 में, स्पेशली मई जून 2021 में, जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा और वो आपको इस चीज के बारे में बता भी सकेंगे कि मैं कोशिश ये करता हूं कि लास्ट नाइट ना हमने, कि देखो जो कंटेंट आपने पढ़ना है वो आप पढ़ चुके हो, अब इस वक्त कोई नया कंटेंट आपने याद कर रहे। अच्छा, मैक्सिमम कर लोगे क्या होगा, कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी में 2-3-4-5 चीजें रह जाएंगी। आपने जो कंटेंट तैयार करना था वो इससे पहले हो चुका है, आप इस पॉइंट पे कोई नया कंटेंट तैयार करने की कोशिश नहीं करोगे। असल चीज ये कि अब आपने इस वक्त ये ध्यान में रखना है कि यार कल मैंने पेपर देना है, कल मैंने वहां जाके लिखना है, मैंने उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, मैंने पेपर में लिखना किस तरह है, मैंने क्या चीज मिस करनी है, क्या चीज नहीं मिस करनी, क्या पैटर्न है। इसमें ये चीज ध्यान में रखो। जिन स्टूडेंट्स ने मई में तैयारी की थी ना, मई में मेरे साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, उनको याद होगा कि मैंने हर क्वेश्चन का ब्रेकडाउन भेजा था कि यार अगर क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका, तो उसके लिए एग्जामिनर को ये पॉइंट्स चाहिए, इस तरह पॉइंट को डेवलप करना है, ये चीज नहीं लिखनी है, एक्स्ट्रा है, इस तरह आपने सपोर्टिंग एविडेंस देना है। एंड दिस इज ट्रू ऑफ ऑल ए लेवल पेपर्स, स्पेशली वो पेपर जिनमें थ्योरी यानी थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, जिनके अंदर न्यूमेरिक्स कम है, वहां पे आप देखोगे, या फिर साइंसेज हैं आपकी उनके अलावा, कि जब भी आप स्ट्रक्चर्ड आंसर्स में जाओगे ना, तो अब ए लेवल के अंदर कैम्ब्रिज ने पिछले कुछ सालों में, जैसे आपका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, बिजनेस का सब्जेक्ट है, आपका लॉ का सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें बकायदा उन्होंने डिटेल्ड मार्किंग स्कीम्स बना दी हैं। जिस तरह अगर आप देखो ना, तो उन्होंने इवन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में लास्ट ईयर इन सिलेबस के पैटर्न्स वगैरह चेंज किए, कुछ का इस साल चेंज किया, सिर्फ इसलिए कि वो क्वेश्चन टाइप्स को चेंज करें। और अब उनकी मार्किंग स्कीम इस तरह है कि यार आपने
इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 नंबर इस चीज का है, 2 नंबर इस चीज के दूंगा, इस राइटिंग स्टाइल का नंबर काटूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यही चीज हमारी काफी हद तक लॉ में भी अप्लाई होती है। अब जो मैं बातें पहले करूंगा वो आपके पेपर की अटेम्प्ट के ऊपर है, क्योंकि देखो नॉलेज आपको इंशाल्लाह इस टाइम आता है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोगों ने कल पेपर देना है, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि किस तरह आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। बोरिंग लगेंगी ये बातें, होगा भी यार फजूल बातें कर रहा है, लेकिन इनको सुन लेना, ये कल आपको फायदा देंगी। और अगेन मैं ये बात रिपीट करूंगा, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, चैनल पे मोनेटाइजेशन भी नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन देम, हम एक एक चीज को इन डिटेल डिस्कस करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि यार इस चीज का कैसे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब पहले कुछ चीजें जो मैं पहले बताना चाहता हूं, जो कॉमन मसले हैं जो लॉ में बच्चे करते हैं, जो कि ना मिथ्स टाइप के नॉलेज है। देखो एक चीज तो ये है कि आपका पेपर 1 जो है ना वो राइटिंग का पेपर है। ठीक है, उसमें वो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करता है, आपका एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, रेंज ऑफ नॉलेज, कितना आपको बात के ऊपर कमांड है, कितना आप उसको समझते हो, कितना उस पर आपका फोकस है, कितना आपको टॉपिक में पता है कि हो क्या रहा है, इस चीज को चेक कर रहा है। उसने पेपर 2 पूरा डिजाइन किया है, एक स्पेशल पेपर डिजाइन किया है एएस लेवल में, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन चेक कर सके कि जो आपने नॉलेज सीखा है उसको अप्लाई करना आता है या नहीं आता। इसका मतलब क्या है, कई बार इस तरह होता है कि पेपर 1 के अंदर स्टूडेंट्स ना नॉलेज की एप्लीकेशन करने बैठ जाते हैं, वो एक फर्जी सिनारियो बनाते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर वो खुद से स्टैट्यूट्स लगाते हैं, उनको प्रूव करते हैं। यार देखो, इसको इसको बात को समझना, ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, वो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है उसका फोकस ये है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल प्यारी सिंपल टर्म्स में बुकिश नॉलेज कितना पता है। उसने आपको आइंस्टाइन बनने का नहीं कहा, उसने नहीं कहा कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ पूरी जो अपनी वो है ना, ब्लैक बोर्ड पकड़ा उस पर रखो, उस पर थ्योरी लिखना शुरू कर दो। दैट्स नॉट व्हाट ही हैज आस्क्ड। ही हैज आस्क्ड यू कि आपने यहाँ पे अपना फोकस, अपना नॉलेज जो है ना, जो याद की है चीजें जो आपको इस वक्त याद है, अब वो अलग बात है कि आपने पूरा साल में नेचुरली याद की है या लास्ट दिन रट्टा मारा है, लेकिन जो चीजें याद है वो आपसे लिखवाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, ओवर एग्जाम्पल्स, इसमें इसमें जो होता है ना फर्जी एग्जाम्पल्स जो होती हैं, स्पेक्यूलेटिव एग्जाम्पल्स, वो अवॉइड करना पेपर 1 के अंदर। अवॉइड स्पेक्यूलेटिव एग्जाम्पल्स एज मच एज यू कैन। इनसे बहुत बेहतर है स्पेक्यूलेटिव एग्जाम्पल से, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो आप खुद बना रहे हो बात को क्लियर करने के लिए। ये लिटरेचर का पेपर नहीं है यार। ठीक है, दिस इज अ पेपर ऑफ लॉ। आप इसको यूं समझो कि वो आपको आपकी बेस बिल्ड कर रहे हैं, कल को एक लॉयर बने की, लॉयर कोर्ट में जाके कहानियां नहीं सुना सकता। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर जब आप अपना नॉलेज इंसर्ट करोगे, उसके लिए स्पेक्यूलेटिव एग्जांपल से बहुत बेहतर है आपके पास। देखो सेकंड ऑप्शन भी तो है ना, आपके पास बुक में बहुत सारी रियल एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपने बहुत सारी याद भी की होंगी। अब रियल एग्जांपल्स कहां से आती हैं? देखो, आप कोई चीज लिखाओगे ना, यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना, मैं इसको भी आगे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कोई भी चीज जो आप लिखाते हो, दो तरह के सब्जेक्ट्स में, जो आपका थियोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं यानी रिलीजियस सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात हो गया, हिंदुइज्म हो गया, डिविनिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक तो इन तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर, और सेकंड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर फैक्चुअल नॉलेज मैटर करता है, जैसे आपका लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें कितनी एग्जाम्पल्स डालनी है, कितना अपनी बात को सपोर्ट करना है, बात को सपोर्ट करना क्यों जरूरी है, ये चीजें ज़हन में रखना बहुत, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। इसको हम इसके बाद डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे बात क्लियर कर दूं कि आपने एग्जाम्पल्स कौन सी डालनी है। मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूं कि एक बड़ा क्रूशल केस है रेप इन मैरिजेस का, आर वर्सेस आर 1991, डोमेस्टिक वायलेंस एक्स्ट्रा का केस। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर कर रहे हो जहां आप फर्ज करें, वहां पे आप समझाना चाह रहे हैं कि यार किसी और चीज के कंपैरिजन में कॉमन लॉ कुछ जगहों में मैटर करता है, तो आपके पास वन ऑफ, यानी ये वन ऑफ द एग्जांपल्स, इस तरह की न्यूमरस एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में कि ये एक ऐसा केस है जो यहां मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस की एग्जांपल, पहली चीज आपको कहां से एग्जांपल्स मिलेंगी? केस लॉ में से, जिसे हम कॉमन लॉ कहते हैं, जो केस का लॉ है, जो केस प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं वो आपकी बुक में मौजूद हैं, वो आपको मिल जाएंगे। फर्ज करो आपने इस पॉइंट तक कोई प्रेसिडेंट्स नहीं याद किए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास तरीका क्या होगा, यानी कि हम उसमें जो एक चीज वो कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, वो क्या हो सकती है कि इस पॉइंट पे हम उसमें से हर चैप्टर में से 1 से 2 या 3 प्रेसिडेंट्स याद कर लें। पेपर 2 में ये चीज चलती है, इसको ध्यान रखना। पेपर 2 में जो वो क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, उसके लिए आपको डिटेल्ड एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए होगा। रीजन, पेपर 2 में वो आपको सिनारियो देता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सिनारियो आपको पुलिस कोड में से आ गया है या एक सिनारियो आपको ह्यूमन राइट्स में से आ गया है, तो उसके अंदर आप किसी और चैप्टर की एग्जांपल डाल दो, या उसी चैप्टर में से अगर आपको फर्ज करो किसी एक आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप दूसरे आर्टिकल के प्रेसिडेंट्स डाल दो। दैट्स नॉट पॉसिबल, आपको अलाउड नहीं है, आप उसके मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन पेपर वन में ऐसा नहीं है। पेपर वन में आपको ब्रॉड क्वेश्चंस देता है, वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देता है, ऐसे क्वेश्चंस देता है तो तकरीबन आपका एक पूरा चैप्टर तकरीबन पूरा कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। एट टाइम्स मल्टीपल चैप्टर्स भी शायद कवर कर लें, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, आपके पास यहाँ रेंज ऑफ एग्जांपल्स है। अब लास्ट दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने रात को बैठ के ना हर चैप्टर में से 2 या 3 तगड़ी एग्जांपल्स जो है ना इंपॉर्टेंट, उनको आपने प्रेसिडेंट्स याद कर लेने कि यार ये प्रेसिडेंट वहां फलाएं। पेपर वन में कई जगहों पे इस तरह होगा कि आप उनको नेचुरली आंसर में फिट कर पाओगे। हाँ, ये ध्यान में रखना कि अगर ना फिट हो रहा हो तो भर्ती के तौर पे फिट ना कराना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक चीज तो ये होगी। दूसरा केस आपका जो कोडेड लॉ है, यानी कि जो आपका स्टैट्यूटूट लॉ है। अब स्टैट्यूटूट लॉ का सीन ये है कि आपकी जो इंग्लिश लीगल सिस्टम की बुक है ना, मैं इसलिए बुक साथ भी लाया हूं। उसकी रीजन ये कि मैं कुछ चीजें आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों के लिए ना लास्ट मोमेंट तैयारी में आसानी हो। देखो आपकी बुक पे ना ये स्टार्ट में दिया हुआ है पूरा टेबल ऑफ केसेस वगैरह, ठीक है। अब बच्चे इसे डरते हैं कि यार ओहो हो ये कौन याद करेगा। इसका पता फायदा क्या है, अगर फर्ज करो आपने इस टाइम तक बहुत सारे लॉज नहीं याद किए हुए, आपको नहीं याद, ठीक है, आप नहीं उनको याद कर पाए, बेनिफिट क्या होगा मैं आपको तरीका बताता हूं। आपके इस टेबल में ना आगे पेज नंबर दिए हुए हैं कि किस किस पेज पे इन केसेस की बात हुई है या किस किस पेज पे इस बुक में इन लॉज की बात हुई है। कॉमन सेंस सेज कि जो बहुत दफा रिपीट हो रहा है लॉ, या जो बहुत दफा आपके केसेस रिपीट हो रहे हैं, वो बुक में मल्टीपल चैप्टर्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं ताकि आपके लिए मेरी बात समझना आसान हो। अब आप ये देखो, जिस तरह आर वर्सेस आर 1991 का मैं बात कर रहा था ना, अब ये देखो ये केस आपका ऑलमोस्ट बुक में 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ एरियाज में, कंसेक्टिव पेजेस में नहीं, मुख्तलिफ चैप्टर्स में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस प्रेसिडेंट को याद कर लेते हो, आपको पता होता है इस प्रेसिडेंट में क्या हुआ है, तो एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 चैप्टर्स के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंट जेन में आ जाएगा कि हाँ यार, ये अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं वहां वो प्रेसिडेंट पुट कर सकता हूं। ये सारी लास्ट मिनट टिप्स हैं। असल तरीका तो ये होता है कि आप पहले उनको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ याद करो, क्योंकि ये कल को आपको काम आएंगे। जो प्रेसिडेंट्स आप आज याद करोगे ना लॉ में, वो कल को आपको, अगर आप लॉ के फील्ड को परस्यू करते हो, स्पेशली यूके के लॉ को, तो दैट्स द सेम कॉमन नॉलेज। आपके अगले पेपर बहुत सारे आसान हो जाएंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो नेक्स्ट चीज। अब ये तो हो गया आपका, उसके लिए सिमिलरली आपका केस लॉ की बात होगी। ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप पेपर में पुट करोगे तो आपके पेपर में आपको सपोर्ट मिलेगी, बजाय कि आप स्पेक्यूलेटिव एग्जांपल डालने लग जाओ। देयर वुड बी अ बॉय हु वुड डू दिस देन दिस वुड हैपन, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत बेहतर है कि आप इस तरह की एग्जांपल डालो। सेकंड, क्या हर क्वेश्चन में बहुत सारे कोड्स डालने की जरूरत होती है? ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कहां से ये एक कहानी निकली है कि यार क्वेश्चन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके अंदर ना 50 60 70 80 केस ना डाल दो। यार ये बसंत का मेला नहीं चल रहा जहां आपने बहुत सारे वो देखोगे ना, आप काइट्स नजर आएंगे तो मजा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जहां नेचुरली आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रेसिडेंट या कोई केस लॉ असल में फिट हो रहा है, जो वाकई उस सिचुएशन के लिए है, वहां आप उसे लिखो। फर्ज करो एक पूरा क्वेश्चन में आपको नहीं महसूस होता कि यार इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी 1 या 2 या 3 केस और कोड्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि यार यहां पे कहीं भी कोई और फिट हो रहा है, तो इट्स अ लॉट बेटर कि आप उनको एक्सप्लेन करो जो आपको कंफर्म पता है कि हाँ यहां पे फिट होते हैं, बजाय कि आप स्पेक्यूलेटिवली खुद से उठा के कोई कोड वहां फिट कर दो। वो देखो, इस तरह आप अनरीजनेबल स्पेकुलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। उससे बहुत बेहतर उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, जब आप, अच्छा उसमें स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें डेट याद होनी चाहिए। देखो यार, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इन लॉ, इन जनरल हम एक बात कर रहे हैं, जो केस होता है वो डेट से ही पहचाना जाता है। रीजन क्या होता है कि एक साल में एक नाम के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है एक साल में आर वर्सेस आर मिलियंस ऑफ केसेस हुए हो, ठीक है। तो एक तो उसका यानी एक साल में, सॉरी ओवरऑल, मतलब एक ही नाम के साथ बहुत सारे केसेस जो हैं वो हुए हो। आर वर्सेस आर, अब तो हो सकता है कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस हों, ठीक है, या स्मिथ वर्सेस ह्यूज जो है बहुत सारे केसेस हों आपके, ठीक है। या जैसे आपका वो उस वाला डोनागॉग वर्सेस स्टीवेंसन वाला केस है, बहुत सारे केसेस हो इस तरह के। तो एक तो केस का ईयर ये मैटर करता है केस की सही उसको देने के लिए। बहुत बेहतर होता है, कंपलसरी नहीं है फिर बता रहा हूं, लेकिन बहुत बेहतर होता है कि आपको उसका जर्नल नंबर याद हो कि वो किस जर्नल से किया गया है। जैसे होता नहीं, वो QB83 आगे लिखा होता है कि वो किस जर्नल से उठाया गया है। ये अच्छी बात है इससे, लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट मुझे इतना अंदाजा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एटलीस्ट आपके इस स्टेज पे नहीं पड़ता, आगे जाके पड़ता है। आगे जाके जब जिंदगी में कभी आप लॉ के कोई करोगे तो आपको ये पूरी रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी, पूरे फुटनोट्स बनते हैं इसके, तब तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इस पॉइंट पे। इट्स, अगर आपकी इस वक्त उसका वो नहीं है, मिस कराओ, सिर्फ आपको उसका केस का नेम और ईयर याद हो। अगर फर्ज करो ईयर नहीं याद, अब ये जेन में रखना, आपके जेन में पेपर में ईयर नहीं आ रहा, तो गलत ईयर ना लिखना, बहुत बेहतर है आप सिर्फ केस का नाम लिखाना।
कुछ नहीं होता, एक दो जगहों पे इस तरह हो जाए, कुछ नहीं होता। वो पेपर मार्क कर रहा है, वो आपसे कोई आपको सुपर ह्यूमन रोबोट नहीं समझ रहा। ठीक है, अब आ जाता है वो पार्ट जो पार्ट असल में प्रॉब्लमेटिक है, वो है आपका पेपर का, पेपर के आपके क्वेश्चंस की अटेम्प्ट का मेथड। अब हम इसको इन डिटेल जो है ना एक चीज को डिस्कस करेंगे, और कोशिश करना कि इसको कैरी ऑन कर पाओ ताकि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा हो सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो पेपर में आपके पास जो होते हैं 75 मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं 25 मार्क्स के। अब इसमें कुछ चीजें जो पहले इन स्टार बतानी जरूरी है। पहली चीज ये है कि आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, अगर आप कोई गलती करते हो या इनएक्यूरेसी करते हो तो उसके मार्क्स माइनस नहीं करता वो, उसका आपको फर्ज करो आपने कुल मिला के ना 10 डिस्टिंक्ट बातें लिखी हैं अपने पेपर के अंदर। मैं बात समझाना चाह रहा हूं ताकि अल्लाह करे आप इसको सही तरह कैरी कर पाओ जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपके ज़हन में एक क्वेश्चन के बारे में ना 10 डिस्टिंक्ट बातें आई, आपने उनको तकरीबन इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आपको तकरीबन वो पर जो पॉइंट है ना 1.25 मार्क्स बन रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सिर्फ एक समझाने वाली एग्जांपल है। आपने दो चीजें गलत लिखाई उसके अंदर, ठीक है, वो दो चीजें उससे मैटर नहीं करती केस से, वो आपको उसके लिए -1 नहीं देगा। या ऐसे ही जो कहते हैं ना वो होलिस्टिक क्वालिटी वाली बात, -1 नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसमें अब इससे हमें पता क्या लगता है, अगर आप सही आंसर लिख चुके हो, आपको डाउट हो रहा है किसी जहन के कोने में कि यार शायद ये बात यहां फिट होती है, आप बाकी पेपर कर चुके हो, एक क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है कि यार शायद यहां पे ये वाली बात भी आ सकती है, टेक योर पेन, राइट इट डाउन, ठीक है। थोड़ी सी इंक लगेगी, कुछ और नुकसान नहीं होता, वो आपको नेगेटिवली मार्क नहीं करेगा उसके लिए, लेकिन अगर वो सही हुआ तो आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी, वो आपके आंसर के मार्क्स में शामिल हो जाएगा। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको जेन में आ रहा है कि यार शायद वो वाला पार्ट इस क्वेश्चन का हिस्सा है, राइट इट डाउन, ठीक है, लेकिन पहले पूरा पेपर कर लेना, बाकी सिर्फ उस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना बैठ जाना। दूसरा, आपका जो है यानी जो आपका होता है इस पेपर के अंदर आपके स्पेलिंग के मार्क्स, ग्रामर के मार्क्स, हैंड राइटिंग के मार्क्स के वो नंबर नहीं, उसको वो डिस्क्रेडिट नहीं किया जाता जब तक आपका आंसर समझ आने के काबिल है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि कोशिश ये करना, ये रिकमेंडेशन है, ये कंपलसरी बात नहीं जॉब करने लगा हूं, कोशिश ये करना कि केसेस के नामों को सही लिख के आना, ठीक है। अगर गलती हो जाए और केस का नाम समझ आ रहा है एटलीस्ट, तो वो आपको इस पर डिस्क्रेडिट नहीं करेगा, उसने पहले कह दिया है कि ये आपको इन चीजों के लिए इस पेपर में डिस्क्रेडिट नहीं करता। अच्छा, अब उसके बाद आ गया आपका कि आपके पेपर्स की जो बैंड मार्किंग है वो किस तरह होती है। देखो अगर आपका एक आंसर आप लिख रहे हो ना और उसमें सारा मटेरियल इररेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है एडीआर के बारे में और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, और आप ह्यूमन राइट्स पे पूरा नोट लिखाते हो, तो आपको वो 0 मार्क्स देगा, ठीक है। अब ये बातें सारी कैरी करना कि आपको कहां कहां मार्क्स मिल सकते हैं, ये इसलिए जरूरी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेरिएबल तैयारी होती है, कुछ चैप्टर की तैयारी होती है, कुछ उन्होंने नहीं की होती, ठीक है, और वो चांस पे होते हैं कि यार देखते हैं क्या बनता है। तो एटलीस्ट अगर आप चांस पे हो तो आपको यह पता हो कि यार क्या चीज करने से कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर इररेलेवेंट आंसर लिख के आओगे 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ केस लॉ और कुछ आपका स्टैट्यूट लॉ जो रेलिवेंट हो और कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखाते हो, ठीक है, उसमें कोई कोहेरेंसी नहीं है, कोई उसके अंदर जो है आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, आपने बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, आपने ये नहीं बताया कि ये एग्जांपल यहां कैसे अप्लाई होती है, इस तरह की चीजें आपने नहीं की, तो आपको 1 से 6 मार्क्स के बीच में वो मार्क अवार्ड कर देगा। तो अगर फर्ज करो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि यार ये मैं कर सकता हूं बाकी मुझे नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, जो कुछ बातें आपको जहन में आती हैं उसके बारे में लिखाना, आपको 1 से 6 मार्क्स उसमें फिर भी मिल जाएंगे। अब आ जाता है कि आप अगर इस चीज से थोड़ा सा आगे जाते हो और अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हो। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब समझो, एक्सप्लेनेशन का पहली चीज क्या होती है कि जो चीज जिन चीजों के बारे में आप लिख रहे हो उनकी कोशिश किया करो कि एक शॉर्ट डेफिनेशन, ये मैं इतना यानी ये जैसे कहता है वो आपने याद है कपल के शो में था इतू सी डेफिनेशन, ठीक है, यही मैं कह रहा हूं, एक शॉर्ट लिटरली शॉर्ट डेफिनेशन। देखो वो आपसे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा है, उसने आपको पेपर डेफिनेशन राइटिंग का नहीं दिया हुआ, डेफिनेशंस आपके आंसर को सपोर्ट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात एलेबोरेट होती है, लेकिन एग्जामिनर भी येड़ा नहीं है, उसको ये नहीं कि पता ही कुछ नहीं है, मतलब पागल नहीं है वो, ठीक है, ही नोज थिंग्स। तो आपने यानी नोज थिंग्स से मुराद ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि उसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ये बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसको बेसिक टर्म्स का मतलब पता होता है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो एक एक टर्म को एक्सप्लेन करने बैठ, लॉ मींस, इक्विटी मींस, जबकि वो क्वेश्चन इक्विटी के बारे में है भी नहीं, क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है फर्ज करो पुलिस लॉस का, आप लॉ मींस इक्विटी मींस, कोई फायदा नहीं है उसका। रेलिवेंट जो चीजें, जो रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं उनको जरूर प्रोवाइड करो। उनको प्रोवाइड करते हुए आपने क्या करना है कि शॉर्ट डेफिनेशन, ताकि बात क्लियर हो जाए। देखो पेज काउंट बढ़ाने का फायदा नहीं होता, शॉर्ट डेफिनेशंस, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है,
जो गिवन क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आपको एक फिर एग्जांपल देता हूं, वो आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्वेश्चन दे देता है। अब आप पहले ट्रिब्यूनल का मतलब बताओगे, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू ट्रिब्यूनल्स, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेलिवेंट बात ये नहीं है कि आप ट्रिब्यूनल्स की एप्लीकेशन लिखने बैठ जाओ एक स्पेसिफिक केस के अंदर। यहां रेलिवेंट बात ये कि आपने उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को फोकस करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप आगे एक्सप्लेन करो। और उसके अंदर जो है, अगर आप कुछ जो इश्यूज हैं, इशू क्या होता है, जो इशू का वर्ड है समझो। लॉ में इशू आता है कंफ्लिक्टिंग केस थ्योरी से या प्रोग्रेसिंग केस थ्योरी से। जैसे एक केस में एक फैसला हुआ और उससे नेक्स्ट केस में वो फैसला चेंज कर दिया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कई बार हाउस ऑफ लॉर्ड जो है या आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ना सेंस, वो अपने कई सारे जो केस थे उसने वक्त के साथ साथ चेंज किए हैं। फिर आपको उसका जो एक वो था हमारा, इस तरह एक तो ये हो गया। दूसरा आपका आ गया, कई बार आपके जो है कोर्ट्स आपस में केसेस चेंज करते रहते हैं, यानी टॉप जो ऊपर का कोर्ट होता है वो नीचे वाले केसेस चेंज कर देता है। ये अच्छा, एक तो ये इशू की फॉर्म है। दूसरा इशू की फॉर्म क्या है, सेकंड इशू की फॉर्म ये कि जहां पे ये तो कंफ्लिक्टिंग, दूसरा आ गया कि केस लॉ प्रोग्रेस कर रहा है या केस लॉ डिमिनिश कर रहा है। जैसे फर्ज करो एक जगह पहले लोअर कोर्ट में केस हुआ, एग्जांपल समझा रहा हूं, हाई कोर्ट में केस हुआ, एक बात समझो। अब उसमें एक फैसला आ गया, उसको जो आपका वो था कोर्ट ऑफ अपील था, उसने उसको चेंज कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको वापस एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक फॉर्म ऑफ इशू है, क्योंकि इसमें अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन ऑफ द जो आपका कोर्ट ऑफ अपील है और आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर या आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रीजन क्या है? अब ये जो रीजन बना है इस डिफरेंस के अंदर ओपिनियन का, जिस वजह से ये केस डिसीजन चेंज किया गया है, ये एक अंडरलाइंग इशू इन लॉ है जिसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है केस के डिसीजन से। कोई ऐसा केस का डिसीजन जिसको अब यह वक्त के बाद ये कहा जाता है कि यार इस डिसीजन से जो है ना, यानी इस डिसीजन को अब रद्द कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, इट्स अ नॉन, यानी कि इट्स अ डिसीजन दैट शुड नॉट हैव बीन टेकन। तो ऐसे डिसीजंस के बारे में बात करना। कोई ऐसा लॉ है जिसको रिपील कर दिया गया है, जिसको जिसके अंदर जजेस ने अपना एक्स्ट्रा यानी जुडिशियल पावर, सॉरी अपनी जुडिशियल पावर्स को यूज करके उसको थोड़ा सा यानी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, गोल्डन रूल अप्लाई किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के केसेस आपके। अच्छा, उसके बाद आपका जहां फर्ज करो आपको, मैं आपको एडीआर के उसके अंदर एग्जांपल समझाता हूं, जहां पे आपके दो टाइप्स ऑफ एडीआर के अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ एक पॉइंट के अंदर चेंज है जिससे उनको डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस तरह की बातें, ये वो इश्यूज हैं जिन पे आप बात कर सकते हो। इनको ना जेन में याद रखना कि यार क्या क्या बातें की हैं। मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज, जहां एक टाइम में दो डिफरेंट टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, दो डिफरेंट केसेस के अंदर, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लॉ एग्जिस्ट करते हैं फॉर द सेम मेन केस, यानी मेन आइडिया, मतलब फॉर द सेम मेन सिचुएशन। अंडरलाइन सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरह के लॉज एग्जिस्ट करते हैं। एक केस के बाद दूसरे केस में रिपील हुआ, फिर दोबारा अपहोल्ड कर दिया गया। एक केस के बाद दूसरे केस में रिपील कर दिया गया। कोई ऐसा लॉ जिसमें गोल्डन रूल अप्लाई किया गया या जिसमें जजेस ने उसके मतलब थोड़ा सा डिफरेंट जाके उसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन की। ऐसा कोई लॉ या केस जिसको अब डिसरिगार्ड कर दिया गया कि दिस इज समथिंग दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जिन जिन जो इनके पीछे जो रीजंस होती हैं ना, वो आपके इश्यूज इन लॉ हैं। क्योंकि किसी लॉ में अगर इशू ना हो तो किसको इतना शौक है बैठ के हमें केस रिपील करता रहे। इसी वजह से रिपील किए जाते हैं। दिस इज रीजन दैट केसेस आर रिपील्ड बिकॉज दे डोंट हैव समथिंग, इट हैज समथिंग इंक्लूडेड इन इट दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रख के अपने जो आंसर्स के इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करनी है। अच्छा, अब आ गया, अगर आप इशू इन इश्यूज को टच अपॉन करते हो लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं करते, एक्सप्लेन उनको यानी कि कम एक्सप्लेन करते हो, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन करते हो, या आप सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन करते हो। ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, एक्सप्लेनेशन के तीन स्टेप्स होते हैं। पहले बताना वो चीज क्या है, इसे मैं कहता हूं आइडेंटिफिकेशन स्टेप। सेकंड चीज होती है डिस्क्राइब करना, ये जो चीज आपने बताई है इससे होता क्या है। और यानी इन अ सेंस कि फर्ज करो, मैं आपको यहां पे साथ एग्जांपल देता जाता हूं। मैं आपको कहता हूं मुझे एग्जांपल को इस तरह सोचना मैं आपको ना बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकूं। सब छोड़ो, हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हम बात करते हैं आपके ये जो आपका क्या नाम है, क्रिमिनल लॉ है और आपके सिविल लॉ के डिफरेंसेस के अंदर, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ताकि बात समझ आए, ठीक है। अब एक चीज ये है कि मैं कहता हूं, देखो मैं एक्सप्लेन करने बैठा हूं, मैं एक्सप्लेन कर मैं कहता हूं कि यार जो आपका वो है ना क्रिमिनल लॉ है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हायर होता है कंपेयर टू सिविल लॉ, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, मैंने बात बता दिया यार क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे जहन में क्या पॉइंट है, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसे डिस्क्राइब करूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि यानी कि एक केस को, एविडेंस को प्रूव करने के लिए, अब यहां पे हमें पता है वो एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना जरूरी है, जिसका मतलब ये है कि किस यानी जो केस में वो है मेजोरिटी को ये हो कि भाई इसके अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं रह गया कि हाँ वाकई दिस यानी जो जिस बंदे को आप वो कर रहे हो, एक्यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर केस किया गया उसने वाकई वो काम किया, या
ऑन दी अदर हैंड ये हो जाए कि उसने वो काम नहीं किया, उसमें कोई रीजनेबल डाउट ना रहे। अच्छा, ये रीजनेबल का वर्ड याद रखना, जैसे आप आगे लॉ में प्रोग्रेस करोगे ना, फर्दर एजुकेशन के अंदर, ये वर्ड इतने मसलों की बेस है, इसने इतने फड्डे कराए हैं ना लॉ में, यूके के लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, टॉर्ट लॉ में, हर जगह फड्डे हैं इसकी वजह से। खैर, यहां पे याद रखो रीजनेबल डाउट। ऑन दी अदर हैंड दूसरी डिस्क्रिप्शन क्या है कि सिविल लॉ के अंदर इट्स ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि यार हाँ, ऑन रीजनेबल ग्राउंड में लगता है कि यार चांसेस हैं ऐसा हुआ होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चांसेस हैं, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है ना एक्सप्लेनेशन का, वो है असल क्रूशियल स्टेप। उस स्टेप में उसमें कहता हूं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन स्टेप, उसमें आप या तो केस लॉ को उससे कनेक्ट करोगे और फिर पूरी बात को उठा के अपनी गिवन एग्जांपल से कनेक्ट करोगे, ठीक है, या स्टैट्यूट लॉ को उससे कनेक्ट करोगे और फिर पूरी बात को उठा के गिवन क्वेश्चन से कनेक्ट करोगे। अगर आप स्टैट्यूट कोड लॉ वहां नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में स्टैट्यूट या कोड लॉ जो है यहां पे इस पॉइंट के अंदर इंसर्ट यानी करना नहीं बनता, तो एटलीस्ट जो बात आप लिख रहे हो उसको आप पूरे ओवरऑल जो क्वेश्चन है उससे लिंक करो। मेरा ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन आपका सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, ठीक है, यानी एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ व्हाटसोएवर, ठीक है। अब यहां समझाने वाली बात क्या है कि मैं अब क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा कि ये जो मैंने बात की है मैं इसको वापस कनेक्ट बैक करूंगा पूरी बात से, कि दिस प्रूव्स दैट यानी कि दिस बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द beyond reasonable doubt approach shows that in criminal law it is harder to prove that the person who has been accused has actually committed the crime. उसका फिर आगे एक्सप्लेनेशन क्या बनती है, इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, इसका इंपैक्ट क्या बनता है। Therefore, it does happen in English law that many unsuccessful criminal cases are brought to civil cases. यानी एक क्रिमिनल केस जो है, एक केस का जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है, अगर वो हार गए फर्ज करो, तो उसको वो सिविल केस में लाके प्रूव कर लेते हैं, वहां पे उसका जो है बेनिफिट उठा लेते हैं। ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, वो उस पर अप्लाई होती है। तो आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इंपैक्ट, ये है एक्सप्लेन करने का एक प्रॉपर तरीका, जो कम से कम मुझे जो यही जिसमें लगता है कि आपकी बात प्रूव होती जाती है। अच्छा, अब सुपरफिशियल क्या है? सुपरफिशियल से मुराद ये है कि हवाई बातें ना करो, जो मैं पहले आपको बताया है कि स्पेक्युलेटिव बातें ना करो, बी यानी कि बी फोकस्ड ऑन द अप्रोच दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। खुद से नहीं बातें बनानी, वो आपसे वहां पे अफसानी कहानियां लिखवा रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यानी आप इससे आपको 7 से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 से 12 मार्क्स के लिए आप एक और चीज भी कर सकते हो, वो ये है, दो और चीजें कर सकते हो। एक और चीज ये है कि आप जो फैक्चुअल टर्म्स हैं उस आंसर की, उसको बैठ के ना डिटेल से एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेनेशन में समझा दी कैसे करनी है, ठीक है। अब इसमें आप, अच्छा होगा क्या, अब आप जब एक्सप्लेनेशन कर रहे होगे तो एक्सप्लेनेशन के अंदर एक चीज जो रह जाती है वो होती है कि ओवरऑल लीगल प्रिंसिपल को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात में डेवलप करना, लीगल रूल को डेवलप करना। ये अमूमन ऐसे होता है, जैसे मैं आपको इसकी बड़ी एक ना स्पेसिफिक एग्जांपल दूं। फर्ज करो आपसे वो पूछ लेते हैं कि हाउ आर केसेस प्लीडेड, उसके अंदर यानी इंग्लिश लीगल सिस्टम किस तरह केसेस प्लीड होते हैं। अब उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि ये जो चैप्टर है आपका, एक मिनट, जो आपका सिविल केसेस वाला चैप्टर है, फर्ज करो इस पर मैं क्वेश्चन आया था कि सिविल केसेस को प्लीड किस तरह किया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोर्ट क्या है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं। अब देखो, एक चीज है मैं हर डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करता जाऊं, ठीक है, कि आपके जो फास्ट ट्रैक केसेस हैं वो क्या होते हैं, आपका जो उसमें यानी कि फर्ज करो आपका जो वो है कमर्शियल कोर्ट है, उसमें क्या होता है, जो आपका फैमिली वाली जिसमें फैमिली केसेस हैं वो कहां प्लीड की जाते हैं, जो आपका फर्ज करते हैं कि फैमिली डिवीजन किसके अंदर आती है, ये जो चीजें हैं वुल्फ रिफॉर्म्स क्या आते हैं, एक्सेट्रा एक बातें कर रहा हूं, समझाने वाली बात क्या है। एक चीज है मैं सबको एक्सप्लेन करता जाऊं, इससे ना एक्सप्लेनेशन पूरी होती जा रही है हर इंडिविजुअल पार्ट की। इनके बीच का कनेक्शन, कहां से कहां चीज प्रोसीड करती है, क्या फर्स्ट स्टेप है क्या लास्ट स्टेप है, ये जो लीगल रूल की डेवलपमेंट है, लीगल प्रोसीजर की डेवलपमेंट है, ये शो नहीं हो रही, ठीक है। इससे नुकसान क्या होता है, अगर आप ये नहीं करके आते, देखो अब आपके पास दो चांसेस है, या तो आप अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तब भी आपको 7 13 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन में से, या आप ये वाला काम कराओ कि उसकी प्रोग्रेशन बता दो, जो अगर उस क्वेश्चन में प्रोग्रेशन पॉसिबल है तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यह है कि आपको अगर फर्ज करो एक क्वेश्चन देता है, फिर एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको क्वेश्चन देता है, हम एक फर्ज कर लेते हैं एडीआर में से, ठीक है। अब बात समझाने वाला क्या है, आप ना एक्सप्लेन कर पाते हो प्रॉपरली, ना आप उसके अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ लीगल रूल्स बता पाते हो, लेकिन जितना एक्सटेंसिव कंटेंट उसमें आता है आप उस सबको टच अपॉन कर लेते हो। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, हम फर्ज कर लेते हैं जो हमारा जजेस वाला चैप्टर है, ठीक है। अब उसके अंदर फर्ज करते हैं वो आपको कहता है, क्वेश्चन देता है कि हाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजेस एंड हाउ आर जजेस सिलेक्टेड, ठीक है। अब आपको ना तो हर एक की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आती है, ना आपको फर्ज करते हैं कि
उसके लीगल रूल्स की डेवलपमेंट आती है। लेकिन आप हर चीज को टच अपॉन करते हो, आप ये शो कर देते हो कि आपको हर जो उसका पार्ट है उसके बारे में चीजें पता है। जैसे आपको टाइप्स ऑफ जजेस पता है, सुपीरियर इंफीरियर जजेस वाली बात पता है आपको, उसकी आगे सब टाइप्स कुछ पता है कि भाई हाई कोर्ट जजेस कौन होते हैं, इस तरह की चीजें हो गई, सर्किट जजेस कौन होते हैं, जो आपके रिकॉर्डर्स टाइप की पोस्ट हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा जरूरी बात, मैं अपने नोट से क्यों नहीं पढ़ा रहा, इसको ज़हन में रखना। पहले मैं नोट्स पढ़ाता था, अब मैंने ये अप्रोच छोड़ दिया, मैं बिहाइंड द हमेशा बुक से पढ़ाऊंगा। उसका रीजन ये ताकि आप लोगों के जिन से ये चीज निकले कि इवन इवन मेरे भी नोट्स, ठीक है, इसको ज़हन में रखो, बुक से इंपॉर्टेंट नहीं होते यार, ठीक है। इसको ज़हन में रखा करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तंग होते हैं बच्चे इससे। तो आइंदा हम लोग जब भी पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट बुक से। अच्छा, ट्रिब्यूनल जजेस क्या होते हैं, ठीक है। आप इसके बाद ये भी बता देते हो कि भी सिलेक्शन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री टच कर देते हो, थोड़ा बहुत बता देते हो कि यार जजेस का जो है रुतबा कैसे चेंज होता रहा है, पहले उनकी क्या पोजीशंस थी, किस तरह वो उसका पार्ट बनते रहे हैं, उनके रोल्स कैसे चेंज होते रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको वो तकरीबन 13 से 19 मार्क्स दे देगा, ठीक है। लेकिन अब हमने जाना है परफेक्ट उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इन अ वेरी सिंपल मैनर हम ये कह सकते हैं कि हम इन तमाम चीजों को आपस में कंबाइन करेंगे और हम एक होलिस्टिक आंसर लिख के आएंगे, जिसके अंदर हमने क्या किया होगा, हम रेंज ऑफ इश्यूज को डिस्कस करेंगे। इशू मैंने बताया आपको कहां कहां से अंडरलाइंग इश्यूज आते हैं, ठीक है। हम उनको जो है किस तरह एक इशू दूसरे से कनेक्ट करता है और वो सब कुछ क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट करता है, ये तो नहीं हम लोग सिर्फ लिखते आ रहे हैं, पता ही नहीं है कि यार क्वेश्चन जो पूछा है उससे क्या ताल्लुक है इसका, हम ये चीजें बता पा रहे हैं, ठीक है। हमें उसके अंदर जो पूरा एक लीगल एक होलिस्टिक इशू है उसके बारे में पता है, ये नहीं हो रहा कि एग्जामिनर को ये फील नहीं आ रही कि यार ये लिखी जा रहा है, इसको ओवरऑल बात समझ नहीं आ रही कहां कैसी चीजें कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज आपकी। अच्छा उसके बाद जो आपका वो है यानी कि आप उसके अंदर जो है यानी उसके अंदर जो है आप डिटेल बता पाते हैं, इससे आपको मिलेंगे 13 से 19 मार्क्स। जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे मुंह से गलत निकल गया, वो 7 से उसके लिए आपका 30 मार्क्स 12 मार्क्स के लिए। अब आ जाता है बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर में जो मैंने पहले बताया ना कि रेंज ऑफ इश्यूज आप कर रहे हो एक्सप्लेन, आप उसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, आप उसके अंदर मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो, आप इलस्ट्रेशंस दे रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके साथ रेलिवेंट केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेलिवेंट का, हवाई दूर दूर की बातें नहीं, जो उससे कनेक्ट करता है असल केस लॉ जो उसके बारे में है, जो असल आपका स्टैट्यूटरी लॉ है वो आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती वो आपको यानी उसमें वो नहीं आपको बिल्कुल यानी एज एआई रोबोट नहीं चेक कर रहा वो, लेकिन थोड़ी बहुत गलती वो कर लेगा। लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो आपकी यानी एक उसमें एक्सटेंसिवनेस शो, यानी उसे ये पता लगे कि आपने पूरा साल पढ़ा, लास्ट में बैठे रट्टा नहीं मारा, बात ऐसे समझने वाली बात जो है, ठीक है। ये चीज। अब इसमें एक चीज और, एक ब्लंडर बच्चे ये करते हैं कि फर्ज करो उसने आपको देखो, एक होता है वो आपको ओपन क्वेश्चन दे दे, वो क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स। अब तो इसमें आप सबको टच करोगे, ठीक है। अगर वो आपको स्पेसिफिक दे देता है, जैसे व्हाट इज कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक एग्जांपल है यानी कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेन टाइप्स ऑफ जजेस, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप आउटसाइड इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। अगर आप कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन की जगह कोई भी और एडीआर का मेथड मेंशन करोगे इस क्वेश्चन में, जहां उसने क्लियरली आपको बता दिया है कि आपने कौन से दो पे लिखना है, उनके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, वो अपना टाइम जाया कर रहे हो। सिमिलरली अगर उसने आपको कह दिया कि जजेस की टाइप्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, आप रोल्स के कंपैरिजन को डाल देते हो उसमें, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके लिए, ठीक है। एक तो ये ब्लंडर होता है। दूसरा ब्लंडर, पेजेस भरने के लिए लिखते जाते हैं, यार उसने कहीं नहीं कहा कि 25 मार्क्स के लिए आपने 25 पेज भरने, ऐसा नहीं है। जब बात पूरी हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन किया करो, वर्ड्स भर्ती करने के मार्क्स नहीं होते, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि उसको ये शौक है कि आपको लिखने का बड़ा शौक है एंड यू लव राइटिंग, आपके हाथ की प्रैक्टिस नहीं हो रही किस चीज में, तो आप उसको इस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खैर, ये चीज हो गई। और अच्छा एक चीज और जो लॉ के आपके क्वेश्चंस के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यानी यूं समझ लो कि मैं आपको पर्सनली ना मना करूंगा, ठीक है। इसका रीजन भी सुनना पहले, कि ये जो स्पेसिफिक केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना इनको अवॉइड किया करो, जिसमें आपको कह दे कि यार फलां केस में फलां चीज की एप्लीकेशन कैसे है। जैसे यंग वर्सेस ब्रिस्टल एयरप्लेन के केस के अंदर आपकी प्रैक्टिस स्टेटमेंट की क्वेश्चन जो है वो किस तरह एप्लीकेशन वो किस तरह है, क्योंकि इसमें आपके पास ना आउटसाइड चीजों को टच करने का चांस बहुत कम होता है, यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, एक और चीज जो जरूरी बात है, अगर वो आपको मेंशन कर दे कि यार आपने सिर्फ कॉमन लॉ यूज करना है, तो स्टैट्यूट लॉ ना घुसा देना उसके अंदर, ठीक है। वो सिर्फ कहता है स्टैट्यूट लॉ की बात करनी है, कॉमन लॉ ना डाल देना। हाँ, अगर वो कहता है कि इसका इंपैक्ट बताओ, तो फिर आप बता सकते हो कि यार स्टैट्यूट लॉ का फलां फलां केस प्रेसिडेंट्स पे भी इंपैक्ट हुआ था, इस कॉमन लॉ का फलां 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 जो है स्टैट्यूट वाले केसेस जहां पे वो अप्लाई हो रहे थे वहां भी असर हुआ था, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ना करे आपको आप चीज के स्टेप्स लिख रहे हो, फर्ज करो आप एक बिल की इंट्रोडक्शन के स्टेप्स लिख रहे हो, किस तरह वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है।
तो उसमें अगर आपको बीच में एक स्टेप मिस हो गया लिखते हुए, अब आपने पूरा आंसर लिख लिया, बाद में याद आ जाता है आपको, उसे काट के दोबारा लिखना बैठ जाना, ये ना कुछ स्टूडेंट्स में होता है, बट आमतौर पे कि भाई हमारा पेपर ना बड़ा प्यारा नजर आए, इस पे ना स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग होना चाहिए, प्यारा प्यारा, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको बाद में याद आ गया ना, वहां लिखो कि देयर इज वन मोर स्टेप दैट हैज बीन मिस्ड आउट, और यानी दैट देयर इज वन मोर स्टेप इन दैट पर्टिकुलर पार्ट वेयर एक्सेट्रा वोटिंग इज डन, आप बाद में लिख दो, कोई मसला नहीं है। उसने इस तरह की नॉन कोहेरेंस से क्या हो जाएगा, एक नंबर काट लेगा वो आपका। लेकिन ये ना करो कि आप क्वेश्चन काटने के चक्कर में बाद में आपका लिखने का टाइम ना बचे, पहले पेंसिल से लिख लें, फिर पेन से, ये भी नहीं करना, आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम होता है कि आप पेन से लिख सको। एक्स्ट्रा पेजेस ले सकते हैं इस पेपर में, ले सकते हैं, उसका रीजन ये कि आपको इसमें आंसर वो दिया जाता है, आंसर बुकलेट दी जाती है, आप कॉन्टिन्यूएशन बुकलेट ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सर चार यानी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएं, नहीं करके आओगे, जो आपने किए हैं वही मार्क होंगे, अगर आपने ज्यादा किए हैं तो फर्स्ट 3 मार्क होंगे, वो आपके बेस्ट पर के मार्क नहीं करेगा, इस तरह कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको वो, अच्छा मैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना प्रेफर करता हूं कि यार ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इनमें आपके पास सबसे ज्यादा चांस है मार्क्स के करने का। वो हैं वो क्वेश्चंस जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी पार्ट नहीं होते, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो सुनना। एक्सप्लेन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल रोल ऑफ मजिस्ट्रेट इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम, फुल स्टॉप। assess how far it is true to say that they are a representative of the society। यहां बेसिकली ना उसने आपको चांस दिया है, उसने आपको दो बहुत ब्रॉड बातें जो हैं एक ही क्वेश्चन में डाल दी हैं। आपने ए और बी पार्ट नहीं बनाने इसके अंदर, सेम उसके अंदर, लेकिन आपको बेनिफिट क्या है कि आपके पास जगह है, आपके पास क्या नाम है, वो है अपना, एक होता है रेंज है उसको लिखने की, आप रेंज ऑफ चीजों के ऊपर लिख सकते हैं, रेंज ऑफ चीजों के बारे में आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आपके पास ये बेनिफिट होता है। तो अब इस बेनिफिट को आपने अवेल करना है, किस तरह अवेल करना है, देखो अब यही आप क्या करो, आप एक क्वेश्चन पकड़ लेते हो इस तरह का, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस हैज इंश्योर्ड जस्टिस इन द प्रोसिक्यूशन प्रोसेस। बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, आपको एक फोकस्ड अप्रोच बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्या क्या चीजें पकड़ ली हैं, क्या क्या आपसे मिस हो गई हैं, कुछ चीजें आपने मिस तो नहीं करा दी, कुछ चीजें आपके जेहन से निकल तो नहीं गई। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप देखो, पहली चीज ये कि अगर आपको बहुत अच्छा आता है जरूर करो इस क्वेश्चन को, मैं ये नहीं कहता इसे ना करो, ये ना हो कल एक क्वेश्चन आता हो आपको नहीं है, सुनिया ने मना किया था नहीं करना, मैं वैसा टीचर नहीं हूं। वो अलग तरह के टीचर्स होते हैं जो कहते हैं बेटा हमने तो आज ना ऐसे वो अपने सर पे घुमाया, हमारे जेहन से वो निकले, हमें पता लग गया कल क्या आने वाला है, वो करना है, वो वाला हाल नहीं मेरा, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेवरिंग पोजीशन है, दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, जिनमें एक क्वेश्चन इस तरह का है और इसमें आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आप कोई मेन कंपोनेंट मिस कर जाओ, क्योंकि उसने आपको बड़ा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको बहुत कुछ याद आ रहा है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन आपको दो पार्ट्स में वो दे रहा है ना, जिसके नहीं फुल स्टॉप के बाद सेकंड उसकी लाइन भी आती है, उनमें वो आपको दो स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट एरियाज टच कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा होगा ना, आपको इतना तो आता होगा। तो जब आप दोनों में से कुछ ना कुछ लिखोगे, आपका ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का ज्यादा चांस है। ये नहीं होगा कि आप कोई बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन मिस कर जाओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक पोर्शन ऑफ क्वेश्चन के तकरीबन उसमें से जो है एक पार्ट ऑफ द मार्क्स होंगे, होल मार्क्स उस एक पार्ट के, उस एक स्पेसिफिक पोर्शन के नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रेफर किया करो, फिर वही बात है, आता हो तो करना, ये ना हो कि आता ही ना हो फिर उसे प्रेफर करना जो नुकसान कर बैठोगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास और क्या चांस आता है, हमारे पास सर और क्या चांस आता है, ये तो हमारा तकरीबन यानी कि पेपर का जो पैटर्न है वो डिस्कस हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक रेस्ट लेके ना स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं, जो कोशिश करूंगा जितने हो सके कर लें, लेकिन मैं 7:30 तक बस करने के बाद ये लगा दूंगा ताकि स्टूडेंट्स को देख सकें, ठीक है। अभी मेरे पास तकरीबन 6:30 हुए भी है आउट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं कि देखो मुझे क्योंकि इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा हुआ है, इसलिए मैं पहले इसको टच करना चाहूंगा। जो आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला चैप्टर है, एडीआर वाला चैप्टर है, देखो कुछ चीजें जरूरी समझो। एक होता है कि आप लीगल रूट लो, ठीक है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में अपना केस करो और जो केस का फैसला हो उसको इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये तो हो गया आपका द फॉर्मल रूट ऑफ परस्यूइंग अ केस। में सिविल कोर्ट आपका केसेस का रूट भी है, क्रिमिनल केसेस का रूट भी है। सिविल केसेस में आमतौर पे होता क्या है कि आपका जो यानी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं मसले को सॉल्व करने के, केस को नहीं मसले को, बात समझना, केस तो वो फॉर्मल टर्म है जो उसके अंदर हो रहा होता है कोर्ट में, मसले को सॉल्व करने के, जिससे कोर्ट केस को या तो अवॉइड किया जा सकता है या कोर्ट के बाहर उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें सबसे जो नॉर्मल मेथड है वो निगोशिएशन है, इसको आप यूं समझ लें, मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ। आपकी पहले इसको यानी ये आप पेपर में लिख के आना, इसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आपका आपके एक दोस्त से फड्डा हो जाता है, लड़ाई हो गई, मुक्का शुक्का मार दिया, नाक बांध दिया एक दूसरे का, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद, आमतौर पे क्लासेस में क्लास में इस तरह हो जाता है। अब बहुत सारे जो है ना, एक मैं ये स्पेसिफिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, एक यानी स्पेसिफिक वो है ग्रुप है स्टूडेंट्स का ना, यानी एक
8 या 9 स्टूडेंट का ग्रुप है, वो हर बात पे मुझे टीचर करते हैं, तो चलो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये जो बच्चे नहीं होते जो हर बात पे टीचर के पास भाग जाते हैं, अब आप हर बात पे टीचर के पास नहीं भाग सकते, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके टीचर के पास जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, चांसेस होंगे कि आप भी फंस जाओ, तो आप क्या करोगे, आप आपस में बात करोगे, मसले को सुलझा लोगे। नहीं तो आप एक दोस्त अपने को कह दोगे, वो एक दोस्त अपने को कह देगा, वो मसला सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो निगोशिएशन जो आपकी लीगल डिस्प्यूट्स में होती है उनमें भी ऐसा होता है कि अगर कोई मसला हो जाए तो पहले तो वो पार्टीज आपस में खुद बैठ के डिसाइड करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, कि यार ठीक है इशू हो गया, हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि एवरीथिंग रिमेन्स प्राइवेट। जब आप इसको यानी उसमें करोगे तो प्राइवेट रहेगा सब कुछ, इसमें बाकी लोगों की इंक्लूजन नहीं होगी, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, तो बहुत ज्यादा एक प्राइवेसी रहती है, सेफ्टी रहती है। नेक्स्ट चीज क्या है, इसका नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर आप यानी इस तरह करते हो तो कई बार मसले बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। वही मसले कोर्ट में जाएंगे तो उनको सालों लग जाते हैं टाइम सॉल्व होने में। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर फर्ज करो दो लोग आपस में नहीं कर पाते तो अपने अपने सॉलिसिटर अपॉइंट कर देते हैं कि यार तुम लोग बैठ कर कोई हल निकालो, इस काम से तो नहीं हो पा रहा, ठीक। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, निगोशिएशंस एट टाइम ना कोर्ट केस स्टार्ट होने के बाद भी चलती रहती हैं। और होता क्या है कि अगर नेगोशिएशन किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, यानी कोई एक अच्छा सोल्यूशन निकल आए, तो वो आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो जाते हैं केसेस। अब इसमें नुकसान क्या होता है, आपने केस फाइल किया हुआ है, 5 साल बाद उसकी डेट आई, आज हेयरिंग डेट से पहले आपने आउटसाइड द कोर्ट जो है निगोशिएट कर लिया, कोर्ट यानी एट द डोर ऑफ द कोर्ट जो है वो हो गया, मसला हल हो गया। तो इससे अनसर्टेनिटी आती है, इसमें जो वही डेट किसी और को दी जा सकती थी जिसका केस जो है ज्यादा वो था, इसका केस जो है ज्यादा फोकस था, इसके केस में ज्यादा इश्यूज थे, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि उस बंदे को जो दूसरी पार्टी है उनको दूसरा जो केस मिल सकता था, वो आपके लीगल सिस्टम में इसका टाइम जाया होता है। तो इस चीज से बचने के लिए जो आपके सिविल प्रोसीजर रूल्स थे 1999 के, आई सपोज वो इसलिए लाए गए थे कि बाकी जो टाइप्स ऑफ एडीआर है ना उन पे फोकस किया जाए, क्योंकि उनमें ये मसला नहीं होता, उसमें यानी कि पता होता है, सर्टेनिटी होती है कहां चीजें जा रही हैं, कोर्ट का टाइम इतना जाया नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, अच्छा अब ना इसमें मिक्स ना करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्स कर जाते हैं मेडिएशन के अंदर और आर्बिट्रेशन वाला के अंदर। देखो मेडिएशन जो होती है ना, उसमें जो एक न्यूट्रल मिडिल वाला बंदा होता है, जो एक न्यूट्रल पर्सन होता है इन बिटवीन, एक पहली बात तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो बंदा अपनी राय उसमें शामिल नहीं कर रहा होता, वो आपको सजेशंस देना नहीं आया होता, ही इज नॉट देयर टू हेल्प यू आउट इन फिगरिंग आउट अ सोल्यूशन, नहीं, वो आया होता है आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। दो पार्टीज जो हैं उनके बीच में बातचीत को, निगोशिएशन को जरा, एक होता है ना एक टू एंड फोर, जो फोर्थ बातें हो रही होती हैं दोनों की पोजीशंस को एक दूसरे को एक्सप्लेन करने को, इसको करने के लिए वो आया होता है, ठीक है। उसने अपनी राय अपने तक रखनी होती है। मेडिएशन में, नेगोशिएशन में फर्क क्या है कि वहां पे आप जो होते हैं लोग डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं या डायरेक्टली उनके कोई दोस्त वाला बात कर रहे हैं, यहाँ एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात हमारे कि कई कभी कभी इस तरह होता है कि आपकी मेडिएशन के अंदर जो ये जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, इसको पूछ लिया जाता है यार तुम अपना भी आइडिया दे दो, तुम क्या समझते हो क्या बेहतर हो सकता है। फिर वो बंदा एनालिसिस करने का पाबंद होता है कि यार वो एनालिसिस करे, वो समझे कि दोनों की पोजीशंस क्या हैं, दोनों में मसला किस बात पे हो रहा है, क्या चीज इनके मसले को कम कर सकती है। ये तमाम चीजें समझने के बाद फिर वो इस बात पे आए कि हाँ यार इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये जो है चीजों को टच अपॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका दूसरा टाइप हो गया, यानी ये आपका आ गया मेडिएशन का टाइप। मेडिएशन के अंदर मैंने आपको बताया, उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेडिएशन का फायदा कहां होता है, ये आमतौर पे उन कंपनीज को फायदा होगा, उन जगहों पे फायदा होगा जहां आमतौर पे नेगोशिएशन चलती रहती है, तो वहां मेडिएशन काम आ जाती है। वहां पता होता है कि यार चांसेस हैं मसला हल होने के। जहां चांसेस ही ना हो मसला हल होने के, वहां मेडिएशन काम नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लोगों ने दूसरी बात मान नहीं, क्या करोगे बीच में बोल के आप, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा अब इसमें हमारे पास एक आ जाता है फॉर्मल सेटलमेंट की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो इसका एक ना यूं समझ लो इसका सब डेविएशन है आपकी मीडिएशन की। इनमें क्या होता है कि एक पैनल बैठता है, उसमें दोनों पार्टीज की डिसीजन मेकिंग एग्जेक्टिव्स होते हैं और एक न्यूट्रल पार्टी भी होती है, ठीक है। वो एक बंदा और 3-4 लोगों में की न्यूट्रल पार्टी मौजूद होती है। दोनों अपने जो है एक मिनी ट्रायल हो रही होती है आउटसाइड द कोर्ट, यानी ये लीगल ट्रायल नहीं होती, यानी कि आपस में ना उनके अपना पैनल ट्रायल कर रहा होता है। वो अपनी अपनी बातें सामने रखते हैं, ठीक है। जब वो अपनी अपनी बातें सामने रख देते हैं तो पहले तो वो आपस में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं उनको मीडिएटर की मौजूदगी में किस तरह हो सकता है, वरना मीडिएटर उसमें फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं इस चीज से हमें डिसीजन रीच नहीं भी होता ना, तो इस तरह की एक जब आप एक इस तरह की मिनी ट्रायल कंडक्ट करते हो, एक फॉर्मल क्या होती है आपकी सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस टाइप वो करते हो, उसमें होता क्या है कि इस चीज के अंदर जो मसले होते हैं ना वो नैरो डाउन हो जाते हैं
कि यार हाँ बाकी सारी बातें फजूल हैं, बस इन दो बातों में इख्तलाफ आ रहा है, इन तीन बातों में इख्तलाफ आ रहा है। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या है? अगर इससे एक डिसीजन रीच जाता है तो वो लीगल यानी उस ये एक लीगल ट्रायल नहीं होती। तो इस तरह के डिसीजन को पहली बात तो ये है कि ये नहीं होता ना एब्रप्टली और बिल्कुल ये नहीं होता ना रिजिडली जो है वो कोडेड लॉ या कॉमन लॉ को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। जब तक यानी वो इलीगल चीज नहीं जा रहा, कंपनीज अपनी मर्जी से आपस में डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है। इनके जब कोर्ट में जाएगा तो फिर वो प्रेसिडेंट्स देख के डिसीजन करेंगे, वो लॉ देख के डिसीजन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें ज्यादा आप जो है कमर्शियल कॉमन सेंस को, बिजनेस वर्ल्ड में जो आम चीजों पे चीजें हो रही होती हैं उनको ध्यान में रख के डिसीजन ले सकते हो, बजाय कि आप डिसीजन ले रहे हो सारे जो है यानी कि प्रॉपरली रिजिडली लॉ की बेस पे। यानी इलीगल नहीं हो सकता, लेकिन ये इस तरह की चीजें कर सकते हैं। नुकसान क्या है? जब दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब वो उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, कल को आगे जाके कंपनीज आपस में उसको खुद बैठ के फिर भी चेंज भी कर सकती हैं। नुकसान क्या है कि जब लीगल बाइंडिंग नहीं होती तो कल को कोर्ट में चीज चलती नहीं है, ठीक है। कोर्ट में अगर आपको ना मेडिएशन करवाई थी, उसका ये आया था, तो उसका कोर्ट में खास बेनिफिट होता नहीं, ठीक है। तो दोनों पार्टी एक तरह से इनसिक्योर भी होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इस तरह, ये हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कंसिलिएशन। अब इसमें फर्क समझो। मेडिएशन में जो मीडिएटर होता है वो पैसिव रोल में होता है, वो सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है अनटिल उससे पूछा जाए। कंसिलिएशन में मीडिएटर एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, वो कोशिश करता है बातों को समझने की दोनों साइडों की, और फिर उसके बारे में एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने की कि यार, एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब एक सजेशन देने की कि इस तरह मसला हल हो सकता है। इसीलिए कई बार कंसिलिएशन के लिए एक्सपर्ट लोग बुलाए जाते हैं फील्ड के, क्योंकि उन्हें पता होता है यार दोनों बातें साइडें क्या बात कर रही हैं, उसके थ्रू मसला हो सकता है। जैसे अगर फर्ज करो आपने ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की स्टोरी सुनी हो ना, तो जब इनके बाप की वो हुई है, डेथ हुई है, तो इनकी माँ ने किसी बैंक के उसको कहा था, यानी किसी बैंक का कोई वो था ओनर या कोई इस तरह था, कोई मेन मैनेजर बना था, जिनको अंडरस्टैंडिंग थी इंडस्ट्री की, दोनों बच्चों में जो है आप उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर दो, सजेशन दे दो, ठीक है। तो इस तरह जो होता है, यानी बेसिकली ये है कि उसकी ओपिनियन थोड़ा सा मैटर करती है इसके अंदर, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं होती। इससे हो सकता है डिस्प्यूट ना रिजॉल्व हो, अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो फिर कल को आपको कोर्ट एक्शन लेना पड़ सकता है। जो आपकी एसीएएस है वो इसके अंदर, अगर उसको उसकी सर्विसेज आप यूज करते हो तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे आपको लीगल एडवाइस भी दे सकती है कि लीगल पोजीशन क्या बनती है इस पूरी बात की, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब हम बात करेंगे उस चीज की जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वो है आर्बिट्रेशन। देखो, आर्बिट्रेशन जो है ना, उसके अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि उसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है जब एक कोर्ट का, यानी जो जैसे क्वींस बेंच हो गया आपका एक्सेट्रा, जब वो थोड़ा सा खुले डुल्ले माहौल में कोर्ट्स को एक डिफरेंट अंदाज से, थोड़ा सा इनफॉर्मल माहौल में कोर्ट को केस को डिसाइड कर रहे होते हैं, ये वो आर्बिट्रेशन नहीं है जो हमारी एडीआर में आती है। जो एडीआर में हमारी आर्बिट्रेशन आती है वो बेसिकली एक ऐसा मेथड है जहां पे आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी को, दोनों जो आपकी वो होती हैं, यानी दोनों जो आपकी फर्म्स होती हैं, ये कोर्ट नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसको आप अपने क्लेम्स जो है सबमिट करते हैं, और वो फिर उसको कंसीडर करती है। लेकिन अब इसको जो है, यानी आपकी जो प्राइवेट आर्बिट्रेशन है इस तरह की, इसको गवर्न कर दिया गया है। जो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996 का, उसका सेक्शन 1 जो है वो इसको गवर्न करता है, ठीक है, ताकि इसकी रेगुलेशन हो सके, इसमें जो है कुछ मसले वो रिमूव हो सके। देखो, इसमें दो मेन बातें हैं, एक तो आर्बिट्रेशन जो होती है वो एक फेयर डिसीजन लेने की कोशिश करी दोनों के लिए, दूसरा ये है कि पार्टीज के पास ना एक खुला वो होता है कि वो किसी केस लॉ को देखने के पाबंद नहीं होते। वो जिस तरह, जब तक पब्लिक इंटरेस्ट ठीक हो और वो इलीगल चीज ना हो, तो वो जिस तरह चाहे, यानी उसको एक प्रॉपर अपने अंदाज से जिस तरह उसको चाहते हैं डिसाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हाउ दे वांट इट टू बी, ठीक है, ताकि उनके अंदाज से उस चीज को सॉल्व किया जा सके। अच्छा, अब ये याद रखना, आर्बिट्रेशन एक्ट जो है, ये जो मैंने बात अभी ऊपर की है, ये सिर्फ आपकी रिटर्न आर्बिट्रेशन पे फोकस होता है, और आर्बिट्रेशन को इन राइटिंग करना जरूरी होता है। अच्छा, जो बंदा इसको डिसाइड करता है वो जज नहीं होता, कोई फॉर्मल जज नहीं होता, वो कोई भी और बंदा आउटसाइड जज हो सकता है, ठीक है, और इससे आपके केसेस को रिजॉल्व कर लिया जाता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं आपके वाकई उसके ऊपर, फिर हम आर्बिट्रेशन की प्रोसेस की बात कर लेंगे। हमारा टाइम बच गया, तकरीबन घंटा पूरा होने वाला वीडियो का, तो करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है आपका कि आर्बिट्रेशन किस तरह की जाती है। देखो, आर्बिट्रेशन करने का डिसीजन जो दोनों पार्टीज हैं किसी टाइम भी कर सकती हैं, लेकिन दोनों पार्टीज एट टाइम्स करती क्या है, यानी उसको ना कमर्शियल उसके अंदर ना कोर्ट में जाना बड़ा नुकसानदेह होता है, पैसा बहुत खर्च होता है, डिसीजन जो है वो कमर्शियल कॉमन सेंस पे कई बार नहीं होता। तो इन चीजों से बचने के लिए दोनों पार्टीज अपने असल कॉन्ट्रैक्ट में लिख देती हैं एक क्लॉज, का नाम है जो आपका स्कॉट वर्सेस एवरी क्लॉज है, केस की बेस पे क्लॉज, यानी उसके प्रेसिडेंट के तौर पे क्लॉज डाला जाता है, जिसमें ये बात पक्की हो जाती है कि अब हम, यानी वो लिखते हैं कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग कोर्ट में ही जाएंगे, हम लोग एडीआर को यूज करेंगे, हम लोग एडीआर नहीं, सॉरी, हम स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन को यूज करेंगे। अब इस केस के अंदर आम तौर पे जो कोर्ट्स होते हैं वो केस को सुनने से मना कर देते हैं अगर ऐसी कोई डिस्प्यूट आ जाए जहां पे स्कॉट वर्सेस एवरी का क्लॉज मौजूद हो। और कई बार बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं छोटी कंपनीज को अब्यूज करने के लिए, यानी उनकी पावर को अब्यूज करने के लिए, कि वो इस तरह जो है वो कर लेती हैं, छोटी कंपनी फंस जाती है उसके अंदर। हाँ, अगर कोई ऐसा इशू हो जो स्मॉल क्लेम्स ट्रैक के अंदर हल हो सकता हो तो फिर वो कई बार जो है सुन लिया जाता है, लेकिन ये है कि अमूमन मोस्टली उसके अंदर जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आ जाता है कि हमारे आर्बिट्रेटर्स जो है वो सिलेक्ट किस तरह होते हैं।
देखो टेक्निकली जो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है वो अलाउ करता है कि आप एक आर्बिट्रेटर यूज करो, आप पूरा पैनल यूज करो, वो आपकी मर्जी, इन दोनों पार्टीज मर्जी डिसाइड कर सकती हैं। इस तरह जो पार्टीज होती हैं वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर किसको बनाना है। और अमूमन इस तरह ही होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो कौन आर्बिट्रेटर होगा, उसको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, वो मेंशन करती हैं अपने उसमें जो डिस्प्यूट सबमिट करती हैं उसको। हाँ, अगर कोई ये वो नहीं होता तो फिर आमतौर पे एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो आपकी रेलेवेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से। इस तरह एक आर्बिट्रेटर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि देखो आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है उसके अंदर बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स मौजूद होते हैं आपको अपॉइंट करने के लिए। अमूमन इस तरह होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपर्ट है ना उसे बुलाया जाता है आर्बिट्रेटर के तौर पे। देखो फर्ज करो एक मसला है किसी ऐसी चीज के ऊपर जो फाइनेंस से रिलेटेड है, अब आप उसमें किसी क्या नाम है उसके बंदे को बिठा दो जिसको क्या नाम है रिटेल सेक्टर के बंदे को, उसे क्या पता फाइनेंस का, ठीक है। तो इसीलिए आमतौर पे एक्सपर्ट को यूज किया जाता है कि कोई लीगल इश्यू हो तो उसमें किसी लॉयर को अपॉइंट कर दिया जाता है। लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि आप कोर्ट से कह दो आप हमें कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, ठीक है। तो ये चीज भी उसमें होती है, चांस होता है करने का, कर सकते हैं। अच्छा, अब आर्बिट्रेशन का पता बेनिफिट क्या है यहाँ, क्योंकि ये कोर्ट में नहीं हो रहा होता ना, तो यहाँ असल पावर होती है पार्टीज के पास, ठीक है। बजाय कि कोर्ट की मिन्नतें करें, आप डेट दे दो, आप एविडेंस का अलाउ कर दो, आप रिटर्न ना लो, कुछ नहीं। यहाँ पावर है पार्टीज के पास। पार्टी पावर किस तरह होगी, पार्टी पावर इस तरह है कि भाई किस तरह की हेयरिंग करनी है पार्टी डिसाइड करेंगी, हेयरिंग किस टाइम होगी पार्टी डिसाइड करेंगी, कब उसको यानी होना चाहिए पार्टी डिसाइड करेंगी, वो उसमें वो उसका से कर सकती हैं, कंसल्ट यानी आर्बिट्रेटर के साथ कंसल्ट कर सकती हैं इसके ऊपर कब डिसाइड होगी, ठीक है। विटनेस बुलाने या नहीं बुलाने पार्टीज की रिक्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। क्या विटनेस जो है अगर वो ओरल वो देंगे, आमतौर पर इस तरह होता है कि आर्बिट्रेशन में जब वो ओरल एविडेंस दे रहे होते हैं उस पर ओथ नहीं लिया जाता, लेकिन चलो अगर ले रहे हैं तो पार्टीज कह सकती हैं कि हम चाहते हैं कि ओथ पे ले, यानी ये जो होता है ना वो होता नहीं जब उनके वहां पे, यानी हमारे यहाँ पे कुरान शरीफ वाला होता है, वहां पे वो बाइबल वाला करते होंगे, लेकिन ये कि वो ओथ पे जो है वो दें, ठीक है। तो ये तमाम चीजों में मेन जो फिगर हेड होती है पार्टीज होती है, उनके लिए आसान हो जाता है दोनों पार्टीज के लिए अपने अंदाज से उसको प्रोसीड करना, बजाय कि कोर्ट सर बैठा होगा नहीं हम इस तरह करेंगे, को जज साहब आएंगे खड़ा होना पड़ेगा, सर नाम ठोकना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहां आपके पास हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा बेनिफिट है उसके अंदर। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आर्बिट्रेशन का क्रक्स है। आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन उससे होता है उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड। जो आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड है ना, ये बाइंडिंग डिसीजन है। इसको इवन कोर्ट्स के थ्रू इन्फोर्स किया, अगर आपको आपने आर्बिट्रेशन की और आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ गया, अब अगर एक पार्टी उसे नहीं मान रही ना तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है कि ये जो हमारा आर्बिट्रेशन का डिसीजन आया है इसको ये पार्टी नहीं मान रही, ठीक है। आर्बिट्रेशन के डिसीजन को सिर्फ आमतौर पे दो ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है। एक तो यह कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं आर्बिट्रेशन को कंडक्ट करने के, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, उन प्रोसीजर को सही तरह नहीं फॉलो किया गया, या किसी लीगल इशू के ऊपर, फाइनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंटल एक्सेट्रा नहीं, किसी लीगल इशू के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, कोई लीगल इशू जो है उसको सही तरह नहीं केटर किया जा रहा, तब जाके आप ये कर सकते हो कि आर्बिट्रेशन के अंदर जो है आप फर्दर वो करवा लो कि हमें यानी कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर दो कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड गलत है, ठीक है। वरना आर्बिट्रेशन इज बाइंडिंग। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं आपको ये बुक से सारे बता रहा हूं ताकि हमें कोई मिस ना हो। पहली चीज क्या आती है हमारे पास कि आर्बिट्रेशन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे पास आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर है वो खुद चूज करते हो, ठीक है, पार्टीज चूज करती हैं। जज आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं था कोई भी जज आके बैठ जाएगा, नहीं, पार्टी डिसाइड करती है हम दोनों किस बंदे में मुत्तफिक हैं, हमें कौन सही लगता है, ठीक है। हमारे पास उनके पास चांस होता है कि वो फील्ड के एक्सपर्ट को चूज कर सकते हैं। अब होता क्या है कई बार केसेस में इस तरह होता है जो कोर्ट केसेस होते हैं कि वहां पे जो बंदा बैठा होता है कोर्ट केस को सॉल्व करने के लिए उसे पता ही नहीं होता उस फील्ड के बारे में। अब जज बैठा हुआ उसने कोई इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं तो ये होता है इकोनॉमिक्स के केस में क्या होगा, ठीक है। एक जज बैठा हुआ उसने कभी आज तक बिजनेस नहीं किया, उसे पता बिजनेस के केस में क्या होगा। तो फील्ड का एक्सपर्ट बैठा होता है। दूसरी यानी वो चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, हेयरिंग का टाइम, हेयरिंग की जगह, जिस तरह उनको सूटेबल लगती है, जिस तरह उनको सूट करती है वो चूज कर सकते हैं। हेयरिंग का फॉर्मेट वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा लिबर्टी है और वो पार्टीज को इजी फील कराती है कि वो अपनी मर्जी से जो है, यानी उनको लगता है कि हाँ जो डिसीजन लिया जा रहा है हमारे अंदाज से वो करके लिया जा रहा है, बजाय कि हमें मुसल्लत किया जा रहा है, ठीक है। जो अच्छा आमतौर पर डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो जाती है कि आर्बिट्रेशन के अंदर जो है जल्दी हेयरिंग की डेट आ जाती है, जो वो होता है हेयरिंग होती है उसकी आर्बिट्रेशन की वो जल्दी हो जाती है, कई कई साल वेट नहीं करना पड़ता, ये बेनिफिट आता है, ठीक है। अच्छा उसके अंदर ये बड़ी सस्ती पड़ती है, बजाय कि आपको एक सॉलिसिटर हायर करना पड़े, बकायदा आपको उसका प्रोसीडिंग करनी पड़े, बकायदा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, फिर पेशियां पड़ती ना, ये चीज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और जब इसका जो डिसीजन है मैंने बताया कि दो चीजों के अलावा ये फाइनल होता है, इसको कोर्ट से इन्फोर्स कराया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि आर्बिट्रेशन के नुकसान क्या हैं। आर्बिट्रेशन के कई सारे नुकसान भी तो हो सकते हैं।
देखो नेक्स्ट ये आती है कि आर्बिट्रेशन के नुकसान क्या है, इसके बहुत सारी समस्या। पहली चीज तो ये है कि आपके इसमें कोई लीगल पॉइंट ऐसा खड़ा हो सकता है जिसके बारे में कोई केस लॉ मौजूद नहीं है। अब आपको पता नहीं है कि आप लीगल लाइन से निकल रहे हो या लीगल काम कर रहे हो या इलीगल हो रहा है, तो ये एक बड़ा टॉर्चरस चीज है, उसके अंदर पता नहीं लगता। अच्छा, आपका जो है जो एक प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर है, एक एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड है, वो ऑब्वियसली बात है फीस चार्ज करेगा। जज की कोई फीस नहीं होती, ठीक है, वो गवर्नमेंट से अफोर्ड कर रही होती है, यहाँ पे वो फीस चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको खर्चा पड़ सकता है। अच्छा, बेशक ये बात सही है कि प्राइवेट में हो रही होती है सब कुछ, लेकिन ये कि फिर भी पार्टीज के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि उनको एक अगर वो फॉर्मल हियरिंग की तरफ जाते हैं, अगर विटनेसेस को बुलाना पड़ता है, एविडेंस देनी पड़ती है। राइट ऑफ अपील लिमिटेड है, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया कि जो अवार्ड होगा वो आमतौर पर फाइनल होता है, कोई आर्बिट्रेशन के ऊपर ना कोई और कोर्ट ऑफ अपील ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं होता। सिर्फ दो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि जहां पे उसको चलने किया सकता है, या तो कोई लीगल मसला हो उसके अंदर, ठीक है। अब अगर आर्बिट्रेशन है ही फाइनेंस की, लीगल मसला क्या निकालोगे उसमें से। दूसरा कि उसमें कोई प्रोसीजर का इश्यू हो, तो राइट ऑफ अपील बहुत कम है, ठीक है। और जो आपकी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, कई बार डिले हो जाती हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो है आपकी प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल उस पे काम में डिले आ सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन जो है इसका यूज जो है कई बार इसको यानी कंपनीज जो होती हैं इतना प्रेफर नहीं करती ड्यू टू द डिले फैक्टर, और बाकी चीजों को प्रेफर करने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो यानी कि जो सेंटर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो चीजें ऑफर करते हैं उनकी तरफ जाती हैं। हम पहले भी इनके बारे में बात की है। उसके बाद आ जाता है कि आपका एक और चीज जो मेन है, ये हम कह सकते हैं कि यार सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स जो है ना उनके लिए आर्बिट्रेशन बहुत ज्यादा सूटेबल है। जैसे वो डिस्प्यूट्स जिनके अंदर जो आपका ये होता है ना, यानी आप यूं समझ लो कि वो इश्यूज जिसके अंदर बहुत कम एक कमर्शियल लेवल का इशू है, लेकिन मीडिएशन से इस तरह की चीजों से ना बहुत मुश्किल लग रहा है कि उसका डिसीजन निकल आएगा, तो उनके लिए बड़ा उनमें आपको बेनिफिट हो जाता है अगर उसमें आप आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाओ, ठीक है। एक आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिट उसकी तरफ मिल जाता है कंपेयर टू एनी अदर थिंग। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, देखो एडीआर के अंदर ना एक सब पार्ट आपका ट्रिब्यूनल्स का दिया हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एडीआर इन दिस रिस्पेक्ट के एडीआर के अंदर तो आपके पास चांस होता है ना कोर्ट में जाने का, ये या कोर्ट में चले जाओ या एडीआर कर लो, ठीक है। लेकिन ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता। ट्रिब्यूनल्स आपके सोशल राइट्स की इन्फोर्समेंट के बनाए जाते हैं, लेकिन इनके केसेस सिर्फ इन्हीं में प्लीड हो सकते हैं। आप ट्रिब्यूनल में जो जो एक केस ट्रिब्यूनल में प्लीड होना है ना, उसको आप कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है एडीआर के अंदर और ट्रिब्यूनल्स के अंदर, इसको आपने ध्यान में रखना है। मैंने आपको इस तरह भी बताया कि ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये सोशल राइट्स की इन्फोर्समेंट में काम आते हैं, जिस तरह आपके मोबिलिटी अलाउंस आपको नहीं मिल रहा, आपको कोई पेंशन नहीं दे रहा, आपकी मतलब ये कि आपको उसको नहीं दे रहा, आपको रिटर्न वर्क से रिटेंडेड हो गए उसकी पेमेंट नहीं मिल रही एक्सेट्रा, आप इमिग्रेंट हो आपको राइट्स नहीं मिल रहे, ये जो राइट्स की इन्फोर्समेंट है ना इसमें ये काम आते हैं। एक चीज याद रखना, ट्रिब्यूनल्स ऑल्टरनेट टू कोर्ट्स काम नहीं कर रहे होते, दे आर वर्किंग अलोंग साइड द कोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। इसमें हमारे पास ट्रिब्यूनल्स की टाइप आ जाती हैं। जो आपके फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल्स है ना, इसके अंदर आपका जो पहला टाइप है वो सोशल इंटाइटलमेंट चैम्बर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपके बहुत सारे केसेस डील हो रहे होते हैं, चाइल्ड सपोर्ट के केसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्रिमिनल इंजरीज है उनकी कंपनसेशन केसेस डील होते हैं, जो जेंडर उसके आपके यानी जेंडर रिकॉग्निशन के केसेस हैं वो डील हो रहे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे। दूसरा आपका फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल जो है, ये सारे बुक से करवा रहा हूं ताकि कोई मिस ना हो, हमारा इसमें से कोई चीज मिस ना हो जाए। जो आपका हेल्थ सॉरी आपका हेल्थ एजुकेशन सोशल केयर वाला चैम्बर है, उसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ का रिव्यू ट्रिब्यूनल हो गया। इस तरह की जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, एजुकेशन रिलेटेड चीजें हैं, एजुकेशनल नीड्स हैं, जो आपकी स्पेशल एजुकेशन की जो नीड्स होती हैं, इस तरह के इश्यूज को उनको डील कर रहा होता है। फिर वॉर कॉम्पनसेशन का आपका ट्रिब्यूनल है, जनरल रेगुलेटरी चैम्बर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉरी ट्रिब्यूनल नहीं चैम्बर है इसके मुख्तलिफ फर्स्ट ईयर के ही। अच्छा, ये सारे जो है ये आपके उसमें यानी कि आपके उसमें आते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो आपका फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से सेपरेटली काम करता है, लेकिन उसका तकरीबन जो है ना कोई यानी इन फ्यूचर जो है वो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का पार्ट बन जाएगा, वो आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब आते हैं आपके अपर ट्रिब्यूनल्स। जो अपर ट्रिब्यूनल है उसके अंदर चार मेन चैम्बर्स हैं। पहला चैम्बर आ गया द एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल्स है ना उनकी जो अपील्स आती हैं, अगर उनमें कोई डिसीजन हुआ है आपको लगता है वो सही नहीं हुआ, जिस तरह आपके कोर्ट में डिसीजन होता है फिर आप कोर्ट ऑफ अपील में जाते हो, फिर आप हाउस ऑफ लॉर्ड में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, वैसे ही यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन होते हैं अगर आपको लगता है वो सही नहीं हुए तो फिर उनको चैलेंज करने के लिए आप ऊपर आ सकते हो अपर ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स चैम्बर के अंदर। फिर उसके अलावा टैक्स एंड चांसरी का चैम्बर है आपका, चांसरी उसके बाद लैंड चैम्बर है, असाइलम चैम्बर है। अब आ जाता है आपकी इनकी कॉम्पोजिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये कि देखो ट्रिब्यूनल के अंदर जो होता है ना एक ट्रिब्यूनल जज होता है, ठीक है। कई बार इस तरह हो सकता है कि आपके जज के साथ जो है वो टू ले मेंबर्स भी बैठ सकते हैं, ठीक है, जो आम तौर पे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। रीजन ये है कि देखो ट्रिब्यूनल्स के अंदर आमतौर पे इस तरह होता है कि जो आपके वो है केसेस होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आ रहे होते हैं, इस पर हो सकता है जज को इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ये जो ले मेंबर्स होते हैं ये पर्टिकुलरली आपके उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये आके उसमें बैठते हैं, ठीक है।
जैसे लैंड का अगर आपका आता है तो लैंड सर्वेयर टाइप के इस तरह कोई लोग आके बैठेंगे। प्रोसीजर क्या है, देखो दोनों साइड्स जो होती हैं वो अपना केस पुट फॉरवर्ड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि जो आपके एम्प्लॉयमेंट टाइप केस के अंदर है उसमें एक फॉर्मल वे ऑफ जो होता है विटनेस हियरिंग का वे जो होता है वो भी यूज किया जाता है। बाकी में आमतौर पर थोड़ा सा लेस फॉर्मल हियरिंग होती है, इस तरह की जो प्रॉपर वो ओथ वाला लेने वाली चीजें ये नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी फंडिंग सिर्फ तब अवेलेबल होती है उन आपके ट्रिब्यूनल्स के अंदर, बहुत कम ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहां पे जो एप्लीकेंट है वो खुद का लॉयर अफोर्ड ना कर सकते हो अपना केस जो है प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जहां एक बंदा अपना खुद का केस खुद पुट फॉरवर्ड कर रहा है, वहां ये होता है कि जो ट्रिब्यूनल होता है वो कोशिश ये करता है कि वो जो बंदा है यानी जो एप्लीकेंट है वो अपना यानी जो अगर अपना केस खुद पेश कर रहा है तो वो सब कुछ सही तरह से यानी उसमें वो कर सके, उसको कोई डिसएडवांटेज ना हो एक लॉयर ना रखने का, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एंड ट्रिब्यूनल्स की काउंसिल। अब ये बेसिकली ना एक काउंसिल है जिसको सेट किया गया था, इसका नाम है जो आपका ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स और इन्फोर्समेंट का एक्ट था 2007 का, उसमें इसको सेट किया गया था। इसने रिप्लेस किया था आपके काउंसिल ऑन ट्रिब्यूनल्स के एक्ट को, ठीक है, जो पुराना एक्ट था 1957 का। इससे कुछ चेंजेस आई हैं। देखो, एक तो ये है कि आपका ट्रिब्यूनल्स को ये रिव्यू में रखता है, उनकी वर्किंग चेक करता रहता है, ठीक है। उसमें रिपोर्टिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके लिए, ठीक है, चेंजेस के लिए। उसके बाद आगे यानी कि जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड चेंजेस होते हैं और कोई भी और जो इशू ट्रिब्यूनल से रिलेटेड उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग वाला करता है। ट्रिब्यूनल्स के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको जो होता है चीप पड़ जाता है, ठीक है, फास्टली हो जाती है आपकी, क्विक पेस होता है, इनफॉर्मल हो सकता है, और जो इस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब आ गया आपका ये भी अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है? देखो, मैंने कहा कि लैक ऑफ फंडिंग होती है, यानी मैंने बताया कि बहुत कम ट्रिब्यूनल्स में जो है आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन की फंडिंग मिल सकती है, लैक फंडिंग कम होती है कंपेयर टू आपकी जो कोर्ट सिस्टम है उससे, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपका ये एडीआर से ज्यादा फॉर्मूला है, जो आपको एक सुकून एडीआर में होता है ना, आर्बिट्रेशन में अपना पूरा हर अपनी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। जो आपका निगोसिएशन उसमें हर मर्जी से हो रही है, मीडिएशन वगैरह में, वो यहाँ पे उतना जो है इनफॉर्मल नहीं होता, डिले आ सकता है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से डिले भी आ सकता है केस की हेयरिंग में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स। ये आपके बेसिकली जो होते हैं इन हाउस जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये बेसिकली आपके यानी ये जो समझिए, इसको यूं समझो, ये आपके बेसिकली प्राइवेट बॉडीज के अपने ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके अपने डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए। जैसे कई बार देखो कंपनीज के नहीं होते, एक कंपनी का अपना इस तरह का होता है मसलों को सॉल्व करने के लिए, जहां पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके, उस तरह के ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। लेकिन ये है कि इनको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल को होता है, उसमें आप अपील उसके अपील रूट को यूज कर सकते हो अगर आपको यानी कि डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू कोई इशू आता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपके उसमें आ जाती हैं। ये हमारे एडीआर का चैप्टर पूरा हो गया। मुझे देखने दो कि और ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट्स ने मुझसे बार बार पूछा है, क्योंकि हमारा घंटा हो चुका है। मैं चलो 1.5 घंटे की वीडियो बना देता हूँ, लेकिन हमने इसको 8 बजे लगाना है ताकि स्टूडेंट्स देख सकें। वो चीज ज्यादा जरूरी है। देखो, मेन पार्ट है जो स्टार्ट वाला पार्ट है इसका पेपर की अटेम्प्ट वाला मेथड, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अच्छा, एक और चैप्टर जो मैं टच करना चाहूंगा वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने पूछा बहुत है इसका। ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, खुदा का वास्ते से गेस्ट पेपर बना देना, क्योंकि गेस्ट पेपर का फिर ये होता है कि वो स्टूडेंट्स में मिस गाइड होते हैं। गेस्ट पेपर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, वो बता रहा हूँ। देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब ये होता है कि ऐसी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट ने खुद नहीं बनाई, उसकी गिवन पावर्स के थ्रू किसी और बॉडी या पर्सन ने बनाई है, ठीक है। उसको पार्लियामेंट की तरफ से अथॉरिटी दी गई। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये सारा यूके का लॉ है, ध्यान रखना, ठीक है। अथॉरिटी दी गई है, तो बेसिकली ये होता है कि जो अथॉरिटी होती है ये किसी पेरेंट एक्ट में, किसी मेन जो पहले एक्ट होता है पार्लियामेंट का अपना बनाया हुआ डायरेक्ट एक्ट, उसमें दी जाती है, जिसके अंडर जो होता है ये जो बॉडी दूसरी बॉडी या पर्सन है उसको ये पावर दी जाती है कि वो फर्दर जो है लॉज बना सके, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं ये जो पेरेंट एक्ट होता है इसको हम इनेबलिंग एक्ट भी कहते हैं, जो आपको अलाउ करता है इस तरह का काम करना। अब तीन तरह की हमारे पास मेन हमारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। पहला हमारे पास ऑर्डर्स इन द काउंसिल है, दूसरा स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, तीसरा बाय लॉज है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हमारे इतना टाइम बचा है कि हम दो कर लें, क्योंकि हमारे पास तकरीबन सिर्फ 28 मिनट्स रह गए हैं इसको पूरा करने के, फिर हमारे पास टाइम हम लोग ओवर निकाल जाएंगे। जो आपके ऑर्डर्स इन काउंसिल है ना, बेसिकली ये जो आपकी क्वीन एंड द प्रिवी काउंसिल है, इसने यानी इसको किया हुआ है, अथॉरिटी दी हुई ऑर्डर्स इन काउंसिल की। ये होता क्या है बेसिकली? ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर उसके जो कैबिनेट के मेन लोग नहीं होते, बेसिकली यूं समझ लो, यूं बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट के मेन लोग होते हैं ये उनको पावर दी जाती है कुछ लॉज फॉर्म करने के। इससे होता क्या है कि उनको पार्लियामेंट के पूरे प्रोसीजर से निकले बगैर वो कुछ लॉज फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो होता है पार्लियामेंट का पूरा प्रोसीजर, जो एक लेंथी प्रोसीजर है, टाइम गेनिंग, अमाउंट गेनिंग एक्सेट्रा, कई बार इमरजेंसी केसेस होते हैं उनके लिए वो फॉलो नहीं करना पड़ता। जिसमें आप कौन कौन से जो लॉज है बना सकते हैं, एक तो कोई यूरोपियन डायरेक्टिव आता है। अब ये आगे जाके चेंज होगा प्रोबेबली, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी चले हमारे उसमें ये है यूरोपियन डायरेक्टिव कोई आता है तो उसको आप इन्फोर्स कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी पास हो गया है, उसको अब आपको मैंने, अगर आपने पढ़ा होगा आपके उसके अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। जब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि ये एक्ट इस दिन पास हुआ है और इस दिन ये इन्फोर्समेंट में आएगा, या इसके
फला सेक्शन इस दिन इन्फोर्स होंगे, फला सेक्शन इस दिन इन्फोर्स होंगे, एक्सेट्रा। तो इनको इन्फोर्समेंट बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी पार्लियामेंट्री रूट की आप ऑर्डर्स एंड काउंसिल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या है, ये मेरी बुक कितनी गंदी गंदी हालत क्यों पड़ी है, अच्छा खैर, ये वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बनाते हैं या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स बनाती हैं, ठीक है। और इनको ये अथॉरिटी दी जाती है किसी उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किसी इनेबलिंग एक्ट के अंदर, ठीक है। जिस तरह इस वक्त यानी तकरीबन 15 गवर्नमेंट के मेन डिपार्टमेंट्स हैं यूके में, ठीक है। हर जो डिपार्टमेंट होता है वो आपके डिफरेंट एरियाज ऑफ पॉलिसी को डील करता है। आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो उनके वो होते हैं, उन उस एरिया के अंदर जो मैटर्स होते हैं उनको डील कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स बनाने के लिए उनको पावर दी जाती है। और ये जो होता है आमतौर पे जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बहुत ब्रॉड नहीं होते, ये पूरा पूरे एक्ट की तरह 500 ज्यादा पेजेस के नहीं होते। ये बेसिकली किसी सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट इस तरह के इनके ऊपर होते होते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन ये एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं। कई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है बड़े लॉन्ग भी होते हैं, यानी जरूरी नहीं है बहुत लॉन्ग हो, बहुत शॉर्ट भी हो सकते हैं, बहुत लॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन यानी कि गिवन कुछ चीजों के लिए होते हैं, ठीक है। और इसमें कई बार इस तरह होता है कि इसमें एक चीज है, देखो, जो ज्यादा आपके लेंथी वो होते हैं ना स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, या ज्यादा आपके इन डिटेल स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आमतौर पे वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है वो मेन रूल्स ले डाउन कर देता है। अब उनको आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है रूल की, ठीक है, कि इसमें फला 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 ऐसे ऐसे होगा, तो बहुत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट ही बना सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा बहस होगी उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आप जो होता है इनको यूज करते हो इन तरह के उनके वो सब रूल्स को डिफाइन करने के लिए, इस तरह की चीजें करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद आगे इसमें हमारे पास चांसेस, यानी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास चांसेस क्या हैं। केमिकल्स, हैजर्ड इन्फॉर्मेशन, पैकेजिंग फॉर सप्लाई रेगुलेशन 2009 ये इसके थ्रू बनाया। पुलिस कोड्स ऑफ प्रैक्टिस जो हैं, ये जो स्टॉप एंड सर्च वाले इस तरह के हैं, ये आपने बेसिकली पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट में पढ़े भी होंगे। ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने बनाए थे इस एक्ट के अंडर, यानी पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस एक्ट जो है। अब ये ध्यान में रखना है, अगर आपको पेपर में एग्जाम्पल देनी पड़ जाए, तो पुलिस एंड क्रिमिनल जस्टिस एक्ट जो है ये इसका इनेबलिंग एक्ट है, पेरेंट एक्ट है। इसके अंडर पावर दी गई मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को, मिनिस्टर फॉर जस्टिस को, कि वो स्टॉप एंड सर्च रिलेटेड जो है इस तरह के वो या एरियाज वो जो है डिटेंशन के रिलेटेड जो है लॉज बना सके। उसके अंदर जो उसने जो पावर मिली थी उसके अंदर उसने वो लॉ, यानी उसने वो लॉज नहीं, उसने वो क्या नाम है जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस बना सके, उसने वो बनाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास एक और एक्ट जो है जिसने मिनिस्टर को स्पेसिफिक पावर दी है, वो है आपका द लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट 2006, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो मिनिस्टर है वो कोई भी प्रोविजन बना सकता है, और जब जिसके थ्रू, यानी किसी कोई भी ऐसी प्रोविजन पास कर सकता है जिसके थ्रू जो है एक बर्डन कम हो जाता है उसकी जो है, यानी कि जो लेजिस्लेशन उसमें से, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें से एक मेन बर्डन था, एक चीज उसमें से एक डिस्क्राइब नहीं हुई थी, कोई चीज वेग थी, तो उसके लिए वो रूल फॉर्म कर सकता है अपनी पावर के अंदर अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें ये इसमें बर्डन का मतलब क्या है, बर्डन का मतलब यहां ध्यान रखना कि किस तरह का बर्डन जो है जो आप स्टैट्यूटरी उसमें से कम कर सकते हो, यानी किस तरह के बर्डन को कम करोगे स्टैट्यूटरी उसमें से, तो वो आपका बेनिफिशियल होगा। तो इसमें पहला पार्ट आपका, यानी किस तरह के बर्डन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप का बर्डन आ जाता है कोई फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाए लेजिस्लेटिव प्रोसेस में से, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस कम हो जाए, कोई आपका एक प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी के अंदर जो एक वो आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में उस एक्ट की जो है एक हिंड्रेंस आ रही है वो कम हो जाए, ठीक है। या कोई यानी जो लॉफुल एक्टिविटी है उस पर कोई सैंक्शन लगाया गया है जो उसको बड़ा नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, वो सही हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है उसके अंदर वो बना सकते हैं। अब आ गया तीसरा हमारे बाय लॉज क्या होते हैं। देखो, बाय लॉज होते हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज अपने एरियाज में इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाती है, वो होती हैं आपके बाय लॉज। कोई काउंटी काउंसिल जो है अपने उसके अपनी काउंटी की कोई लॉ बना दे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है ट्रैफिक कंट्रोल के लॉज हो गए आपके, ठीक है, पार्किंग रिस्ट्रिक्शन टाइप के लॉज हो गए, ये लोकल लॉज में पूरी गवर्नमेंट तो बैठ के नहीं बना सकती ना इनको एक काउंटी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जो ये आमतौर पब्लिक कॉर्पोरेशन होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो होता है कई बार आपके जो है इसके अंदर यानी कि उसको यानी फॉर्म कर रही होती हैं, ये उनके पास ये पावर होती है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बेनिफिट्स क्या हैं। अल्लाह करे ये वीडियो सेव हो जाए, मुझे डर ये है कि इतनी बड़ी वीडियो मैं एक साथ सेव करूंगा तो ये ना हो कि डिलीट हो जाए, बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेव हो जाएगी, उम्मीद तो यही है, उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये देखो, पहला बेनिफिट क्या है, पार्लियामेंट के पास ना इतना टाइम है, ना इतने वो है, यानी इतना उस पर मनी है, ना इतना उसके पास इतना टर्म टेन्योर होता है कि वो एक एक छोटी छोटी बात को रेगुलेशन बनाने बैठ जाए। तो उसको करने के लिए जो डिटेल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, ये आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती बहुत स्पेसिफिक एरियाज के बारे में बात करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो मिनिस्टर के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिकली उस फील्ड के लोग होते हैं जो काम कर करके वहां पे आए होते हैं।
मतलब चांसेस तो ये है पाकिस्तान, यानी मतलब वो वाला हाल तो ना हो ना कि नहीं जो यहाँ पे चलता है, मतलब ये है कि थियोरेटिकल बात ये कि वो मेहनत करके वहां पे आए होते हैं, ठीक है। तो वो बेहतर सजेशन दे सकते हैं, बेहतर आइडियाज दे सकते हैं किस तरीके से वो जो लॉ है उसको बेहतर, यानी कि इनेबलिंग एक्ट के अंदर जो बातें की गई हैं उनको किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मिनिस्टर जो होता है वो यानी पार्लियामेंट जो होती है वो तो बाहर इतना कंसल्टेशन नहीं कर सकती ना, लेकिन मिनिस्टर्स उसको फर्दर कंसल्ट कर सकते हैं दूसरे एरिया से, दूसरी रेगुलेशन पार्टी से, मुख्तलिफ उनकी राय ले सकते हैं बिफोर, यानी कि वेकिंग पोस्ट में क्या कर सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, जो आपका एक एक्ट को पास करने का टाइम है, वो आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एक्ट को पास करने का टाइम है वो इंतहाई लेंथी होता है, टाइम लगता है, टाइम गेनिंग है, वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, कई बार नहीं पास हो पाता, तो उन चीजों से बचा लेता है ये आपका डेलीगेट लेजिस्लेशन। अब इसमें क्या है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। देखो, एक तो पार्लियामेंट इस पे कंट्रोल करती है, लेकिन बड़ा लिमिटेड कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का इसके ऊपर, क्योंकि पार्लियामेंट ने खुद पावर दी होती है एक इनेबलिंग एक्ट के अंदर इसके थ्रू। लेकिन उस पर सबसे बड़ी पावर क्या है, पार्लियामेंट कभी भी कोई नया लॉ पास कर सकती है उन तमाम लॉज को रिपील करने के लिए जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने किए थे, या इनेबलिंग एक्ट को रिपील कर दे, उनकी पावर ही हटा ले, ठीक है, तो ये कर सकती है। उसके बाद ये है कि जो आपका वो है इनेबलिंग एक्ट जो होता है वो बाउंड्रीज भी सेट कर सकता है कि किस हद तक जो लॉज हैं वो ये बना सकते हैं मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स, और कौन सी चीजें उनके इख्तियार में नहीं है, तो ये बताया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपका डेलीगेटेड पावर्स की स्क्रूटनी कमेटी है, ठीक है, जो 1993 में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसमें स्टैब्लिश की गई थी। उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर ये जो आपके किसी बिल की जो यानी किसी भी बिल की जो डेलीगेटेड पावर्स हैं, अगर वो इनअप्रोप्रिएटली वो की गई हैं, इनअप्रोप्रिएटली आगे डेलीगेट की गई है बिल्स की पावर या इस तरह की चीजें, तो उनको जो है प्लीड किया जा सकता है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है वो सिर्फ जो है वो कर सकता है जो कमेटी स्टेज से पहले, यानी जो बिल के अंदर होता है उसको वो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई रियल पावर नहीं होती, बस एक यानी कि मज़ाहिया पावर बनाई हुई है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एफर्मेटिव रेजोल्यूशंस होती हैं, जो आप एफर्मेटिव रेजोल्यूशन मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई यानी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है, या कोई आपने वो बना यानी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई लॉ बनाया है, किसी मिनिस्टर ने कोई लॉ बनाया है, किसी उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसको जब तक पार्लियामेंट नहीं अप्रूव करेगी तब तक वो लॉ का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, इसमें आपका एग्जांपल आ जाती है कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है पुलिस और क्रिमिनल एविडेंस एक्ट के अंदर था, उसको एफर्मेटिव रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया था, ठीक है। यानी पास करना उसको जरूरी होता है बेसिकली। आप कोई भी, सॉरी यहाँ मेरे मुंह से निकल गया, कोई भी आप कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो लॉन्च करते हो जो क्रिमिनल और आपका पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट के अंदर, तो उसको उसके अंडर जो उसकी गिवन इनेबलिंग एक्ट गिवन पावर से, तो उसको पहले अप्रूव किया जाएगा तो वो फोर्स में आएगा, वरना फोर्स में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, पार्लियामेंट अप्रूव डिसअप्रूव तो कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती, जो इस तरह आपके पास स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स लॉ आया होता है, ठीक है। नेगेटिव रेजोल्यूशन ये होता है कि जिसके अंदर ये है कि जो आपका स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है वो तब तक लॉ होगा जब तक उसको पार्लियामेंट रिजेक्ट नहीं कर देती 40 दिन के अंदर। ये दो डिफरेंट बातें हैं। देखो, अफर्मेटिव रेजोल्यूशन के अंदर जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। नेगेटिव रेजोल्यूशन में वो लॉ बन जाएगा, वो तब तक रिपील नहीं होगा जब तक उसको जो है यानी कि पार्लियामेंट जो है रिपील नहीं करती, पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट नहीं करती, रिपील नहीं, सॉरी, वो तब तक, यानी आपने स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट पास किया मिनिस्टर ने, वो तब तक लॉ है जब तक 40 दिन के अंदर अगर उसको यानी वो तो लॉ फॉरन लॉ फॉरन जो है वो इन इफेक्ट आ गया, रेगुलेशन बन गई, या जो भी उसकी अफेक्टेड है, यानी वो खुद वो रेटिफाई हो गया। अगर उसको पार्लियामेंट 40 दिन में रिजेक्ट कर देती है वो आउट हो जाएगा, वरना वो उसी वक्त लॉ का पार्ट, यानी उसी वक्त वो पार्ट बन गया उसका। अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ठीक है, रिपील हो जाएगा, वरना नेगेटिव रेजोल्यूशन में वो बाय डिफॉल्ट जो है उसको वो मोहताज नहीं होगा पार्लियामेंट के पास करने का, ठीक है। तो ये चीजें आपके में आती हैं। अब जो स्क्रूटनी कमेटी उसके बेनिफिट क्या है, वो जो यानी कि सॉरी जो स्क्रूटनी कमेटी है जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट उसके हाउस में क्या कर सकता है। अच्छा, जो रिव्यू होता है ना, जो स्क्रूटनी कमेटी जो रिव्यू करती है आपके उसका स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स का, वो इस चीज पे नहीं होता कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके, वो ये देखता है, यानी सॉरी वो इस चीज पे होता है कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। बेसिकली वो पॉलिसी मेजर्स पे नहीं होता, वो पॉलिसी मेजर्स को खुद को नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है कि ये फलां 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 बातें इसमें मौजूद तो नहीं है, या फलां फलां बातों में कोई इशू नहीं किया हुआ। वो इटसेल्फ पॉलिसी मेजर्स को चेक कर रहा होता है, ठीक है। जिसमें आप यानी कि वो यानी जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को वापस का भेजा जाता है जब उसमें कोई टैक्स या वो चार्ज दिया जा रहा हो, क्योंकि सिर्फ आपकी पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी, एक इलेक्टेड बॉडी जो है उसके पास ये राइट होता है कि वो कोई टैक्स या चार्ज लगा सके, ठीक है। या कोई नाम जो है वो इनेबलिंग एक्ट में जो उसको पावर नहीं दी गई उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो उसको रिफ्रेफर बैक कर देगी, ठीक है। या कोई पावर जिसको इनेबलिंग एक्ट में दी गई है उससे वो आगे जा रहा है, एक्सीड कर रहा है, उसके अंदर दे देगी, ठीक है। या उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई इनफेक्टिव बात है, कोई चीज क्लियर नहीं है, इस तरह की कर चीज वो कर देगी, ठीक है। वो सिर्फ जो स्क्रूटनी कमेटी होती है वो अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करती है पार्लियामेंट को,
उस यानी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन वो उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकती है, वो उसके अंदर कोई जो है ऑल्टरेशन नहीं कर सकती है, ध्यान में रखना। तो बेसिकली एक ना डुगडुगी टाइप की चीज है, यानी इन सेंस ये कि उसके पास कोई रियल पावर नहीं है, बस वो सिर्फ फाइंडिंग रिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या जाता है मेन इसके अंदर, कोई ऐसी चीज जो हमें यानी वो करनी हो, डिस्कस करनी हो। हाँ, इसके बाद आता है कि जो आपके कोर्ट्स हैं उनका क्या कंट्रोल होता है। देखो कोर्ट्स जो होते हैं, एक देखो एक चीज याद रखना, यहां में आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स जो होते हैं वो एक हद से ज्यादा अपनी उसको एक्सीड नहीं कर सकते। कुछ ग्राउंड्स हैं, ठीक है, यानी इनेबलिंग एक्ट जो होता है उसको, अगर उसको एक चीज को एक्सप्रेसली अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो उसको यानी कि वो एज्यूम कर लिया जाएगा सही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर अगर इनेबलिंग एक्ट एक्सप्रेसली इजाजत नहीं दे रहा, तो कोर्ट एज्यूम करेगा किसी डिस्प्यूट अगर बात आ जाती है कि वो चीज अलाउ नहीं की गई थी मिनिस्टर को, लेकिन उसने कर दी है, यानी उसने अपनी पावर्स तजावज की है। पहला, अनरीजनेबल रेगुलेशन नहीं बना सकता, ठीक है, टैक्सेस नहीं लगा सकता, सब डेलीगेशन नहीं कर सकता। याद रखना, सब डेलीगेशन जो होता है जब तक पर्टिकुलरली आपका इनेबलिंग एक्ट ना अलाउ करे तब तक मिनिस्टर उसको सब डेलीगेट नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं होता। यानी ये आपको उसमें अलाउड चीज नहीं होती, इसको आपने प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यानी नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आ जाती है कि उसके अंदर ये मुझसे मिस हो गया एक पॉइंट, अनरीजनेबल होता है आपको, अनरीजनेबल कोई चीज, अनरीजनेबल कोई रेगुलेशन बनाना, टैक्स लेवी करना या सब डेलीगेशन करना, ये तीन वो चीजें हैं जिनको ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं किया था कि अलाउ कर दी गई थी एनेबलिंग एक्ट में, जब तक वो एक्सप्रेसली उसमें मेंशन ना हो, ठीक है, बाय द कोर्ट्स। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नुकसान क्या हैं? पहला नुकसान ये है कि लॉ मेकिंग जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी से हटा के एक डिफरेंट बॉडी की तरफ चली जाती है। देखो लॉ मेकिंग बेसिकली आपने ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट पढ़ा होगा, कि ये इलेक्टेड बॉडी की पावर है, ठीक है। तो ये उससे हटा के चली जाती है एक ऐसी बॉडी के पास जो बॉडी आपकी इलेक्टेड नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इशू इसका ये आ जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट का कंट्रोल लिमिटेड है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये कि सब डेलीगेशन जो है अगर ये अलाउ कर दी जाती है तो फिर और ज्यादा फर्दर ट्रिकल डाउन हो जाती है अथॉरिटी टू मेक अ रेगुलेशन, मेक अ लॉ, जो कि असल में पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए थी। तीसरा ये कि जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो बहुत हैवी वॉल्यूम हो सकती है, उसका क्रिटिसिज्म ये है कि इतना ज्यादा वो कोडिफाई सही तरह नहीं हो पाता, इन सेंस के लॉ जो प्रेजेंट लॉ है बेसिकली ये पता चलता है कि प्रेजेंट लॉ क्या कहना चाह रहा है, प्रेजेंट लॉ का जो है उसका उसका फोकस किस चीज पे है, प्रेजेंट लॉ का इस वक्त डायरेक्शन क्या है, इस वक्त क्या लॉ प्रिवेल करता है, ये अनसर्टेनिटी आ जाती है, जो कि हमें पता है कि लॉ में अनसर्टेनिटी एक हद से ज्यादा जो है वो मुसीबत क्रिएट करती है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। उसके बाद ये कि वर्डिंग का इशू आता है, ठीक है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ का इशू है, वर्डिंग टेक्निकल बहुत हो सकती है, कई बार जो वर्डिंग है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो सकती है, इस तरह के मसले आ सकते हैं। तकरीबन वीडियो जो है 1 घंटा 16 मिनट की हो गई है, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे ये वीडियो मैं एक्सपोर्ट करूं तो सेव हो जाए। मैंने कभी पहले इतनी बड़ी वीडियो सिंगल गो में रिकॉर्ड नहीं की, और ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसका नया वर्जन है, तो उम्मीद ये है कि ये सेव हो जाए, अल्लाह ताला ये सेव हो जाए, वरना बहुत नुकसान होगा, बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है आपका फायदा होगा। कोई क्वेश्चन ज़हन में हो तो मेरे कोशिश करना फेसबुक पे मैसेज छोड़ देना, तो मैं वो जल्दी चेक कर लूंगा, वरना मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ देना। व्हाट्सएप में या तो लेट नाइट चेक कर पाऊंगा या सुबह चेक कर पाऊंगा। और आज प्लीज लॉ के लिए या कोई और पेपर जो कल है उसके लिए क्वेश्चन छोड़ना, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो क्या नाम है, मैं उसको इंशाल्लाह लेट ना ये सुबह चेक कर लूंगा, पेपर जाने से उसको चेक कर लेना, ठीक है, अपना फजर टाइम या उसके बाद तकरीबन जाते हुए गाड़ी में उसको चेक कर लेना अपने उसको मैसेजेस को, इसके उसमें आंसर इंशाल्लाह डिटेल से कर दूंगा। बाकी मेरे पास अगर कोई और मटेरियल पड़ा हुआ तो मैं देखता हूँ भी उसको भी इंशाल्लाह अपने पेज पे अपलोड कर दूंगा, फेसबुक वाले पेज पे, ग्रुप में, फेसबुक वाले एलॉटी एजुकेशन के ग्रुप में, रियल फ्री एजुकेशन के ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो उनको भी यूज कर लेना, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। बाकी यार कोई भी इशू बताना, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो, आप लोगों का बेनिफिट हो, अल्लाह ताला आप लोगों को उसमें वो करे, जो यानी कामयाब करे। जो बाकी पेपर्स आ रहे हैं उनकी कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के इस तरह वीडियोस बना सकूं, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह एक पॉजिटिव आएगा। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक, और दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मेरे लिए भी दुआ किया करो ताकि मेरे भी काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सके, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे पेपर होंगे। बहुत शुक्रिया। इसको यार प्लीज़ आगे शेयर करना उन स्टूडेंट के साथ जिनका पेपर है कल, क्योंकि उनको बेनिफिट होगा, उम्मीद ये है कि उनका फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला ये सेव हो जाए बस।